मॉर्निंग एवरीवन। देखो हमने लास्ट टाइम पे यहाँ तक कर लिया था इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी तक, है ना। अब एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। वो क्वेश्चन मैं शो कर देती हूँ। हालांकि इसमें सोल्यूशन थोड़ा सा हिंट दे रखा है, बट हमें हिंट से समझ में नहीं आएगा, हमें पूरा करके देखना पड़ेगा। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने ई और सी को हर जगह एक ही लिखा है, एक सी है। टू कंक्लूड दिस सेक्शन वी शैल शो दैट देयर इज एन इंटीग्रल ऑफ द मोशन which exist only in field u is equals to alpha by r। ठीक है। It is easy to verify by direct calculation that the quantity is constant। हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें ये पूछा जा रहा है कि u इज इक्वल्स टू एल्फा बाय आर जब पोटेंशियल होता है, तो हमें प्रूव ये करना है बेसिकली कि इस केस के अंदर दिस इज द इंटीग्रल ऑफ मोशन। ये हमें प्रूव करना है। देखो अगर ये इंटीग्रल ऑफ मोशन है तो मैंने आपको लैग्रांजियन डायनेमिक्स में बताया था कि इंटीग्रल ऑफ मोशन वही होता है जो टाइम के साथ उसका टोटल डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो आता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यस यू इज इक्वल्स टू अल्फा बाय आर के लिए एनी रिपल्सिव सॉरी अल्फा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। हम पॉजिटिव के लिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे जनरली अल्फा बाय आर दे रखा है, वो माइनस अल्फा बाय आर करोगे तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। तो हमें प्रूव करना है कि ये जीरो है बेसिकली। ठीक है। अब ये हिंट दे रखा है टोटल टाइम देखा, फॉर इट्स द टोटल टाइम डेरिवेटिव दिस एंड सिंस m इज इक्वल्स टू r क्रॉस v, ये वैल्यू आ जाती है। पुटिंग एम वी डॉट इज इक्वल्स टू दी, वी फाइंड दिस एक्सप्रेशन वेनिशेस। कह रहा है ना, ये हिंट दो तीन हिंट दिए हैं, अगर ये हिंट लेके चलें तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव होगा वो वेनिश हो जाएगा। हमें बेसिकली यही प्रूव करना है कि ये क्वांटिटी उसकी है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप एक एक स्टेप को ध्यान से फॉलो कीजिए। सो बेसिकली वी हैव बीन गिवन u इज इक्वल्स टू अल्फा बाय, एंड हमें प्रूव करना है कि इसके लिए v क्रॉस m प्लस अल्फा r वेक्टर अपॉन r, दिस शुड बी इंटीग्रल ऑफ मोशन, इंटीग्रल ऑफ मोशन। और जो भी इंटीग्रल ऑफ मोशन होता है उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव जीरो करना है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि d बाई डी टी ऑफ v क्रॉस m प्लस अल्फा r अपॉन r दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हम LHS लेके चलेंगे, RHS को हमें प्रूव करना है। v वेलोसिटी है, कैपिटल M एंगुलर मोमेंटम है, अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड r इज अ पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले चलिए इसको इस पे अप्लाई कर देते हैं ना। मैं एक भी स्टेप नहीं स्किप करूंगी क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा चलेगा। सो बियर विद मी, है ना। हमारे पास ये हो जाएगा, मुझे भी ध्यान से देख के करना पड़ेगा यार, मैंने साइड में सॉल्व करके रखा है क्योंकि डेफिनेटली मुझे चीजें पढ़ के और पढ़ाना ही आता है, चीजें याद नहीं रहती मुझे, तो मैंने याद नहीं रखा है। चलो आई होप मैंने सिर्फ डी बाई डी टी को अंदर डाला है। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शंस है मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें डिफरेंशिएशन का रूल पता है, एक को कांस्टेंट करके दूसरे का, दूसरे को कांस्टेंट करके पहले का, ये हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डीवी बाई डी टी, यानी वी का कर दिया, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम, दैट टाइम हमें एम को कांस्टेंट रखना है। ठीक है। प्लस फिर हमें v को कांस्टेंट रखना है और m का करना है। इस पूरे ड्यूरेशन में ध्यान से देखिए, मैंने v और v को पहले ही रहने दिया है, m को बाद में रहने दिया है, क्योंकि हम ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। अल्फा तो कांस्टेंट है, तो d बाई डी टी हो जाएगा r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड, है ना। ये हमें लेके चलना है। अब देखिए क्या आएगा यार। हाँ, हमें एंगुलर मोमेंटम दिया है m, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है r क्रॉस p, है ना, और p क्या होता है mv। तो m को बाहर ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं r क्रॉस v, तो m की जगह ये प्लेस कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा dv बाई डी टी, राइट। अच्छा, dv बाई डी टी को v डॉट लिखो ताकि हमें थोड़ा सा आसान रहे। इरेजर कहाँ गया, यस, इसे v डॉट लिखेंगे, जहां पर भी d बाई डी लगा हुआ है उस सबको v डॉट लिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा v डॉट, उसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। क्रॉस इस m को क्या लिख सकते हैं, m r क्रॉस v, तो m r क्रॉस v, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। प्लस v क्रॉस d बाई डी टी अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ d बाई डी एम बाई टी निकालते हैं एक बार, डी एम बाई टी कितना होगा, सिंपली m बाहर आ जाएगा और d बाई टी जाएगा r क्रॉस v पे। ठीक है। d बाई डी टी जाएगा तो मैं बाहर ले लेती हूँ m को, d बाई डी टी r क्रॉस v प्लस, हाय राम, इसमें देखो अल्फा, पहले फर्स्ट फंक्शन तो इसको मानो और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, वन बाय आर को, है ना। फर्स्ट फंक्शन मेरा होगा आर वेक्टर और सेकंड फंक्शन मेरा होगा वन बाय आर, जहां पर जो नीचे वाला आर है वो केवल मैग्नीट्यूड है। तो पहले करेंगे आर वेक्टर का, है ना, तब उस नीचे वाले आर को कांस्टेंट रख रही हूँ, नीचे वाले आर को कांस्टेंट रखा
और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस एल्फा। अब क्या करना है, आर वेक्टर को एज इट इज रखना है, ध्यान रहे हमें आर वेक्टर को एज इट इज रखना है, और डी बाई डी टी किस पे जाएगा, 1/r पे। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। m को बाहर ले लेते हैं और हमें यहाँ पे मिल रहा है v डॉट क्रॉस r क्रॉस v प्लस, हाँ अब यहाँ पर देखिए m को बाहर ले लेते हैं, v डी बाई टी इस पे जाएगा, डी बाई टी इस पे जाएगा तो एक एक करके जाना पड़ेगा, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो सबसे पहले डी आर बाई डी टी पे अप्लाई करो। डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं नीचे लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ यार, जगह ही नहीं मिल रही, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। डी आर अपॉन डी टी जो है उसे हम रख सकते हैं वी वेक्टर, वेलोसिटी है, करेक्ट। तो चलिए डी आर बाई डी टी हो जाएगा वी डॉट, वी वेक्टर हो जाएगा, उस टाइम पे ये सेकंड वाला पोर्शन जो है ये हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा क्रॉस वी प्लस, अब हमें क्या करना है, डी आर बाई डी टी एज आर को एज इट इज रखना है, आर को एज इट इज रख दिया, क्रॉस डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा, वी डॉट प्लस अल्फा बाय आर, अब ये डी आर बाई डी टी भी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर है, प्लस यहाँ पे हमें मिल रहा है अल्फा आर, डी बाई डी टी 1/r कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी के रेस्पेक्ट में करना है हमें 1/r का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा, ध्यान रखना 1/r का हो जाएगा -1/r² और फिर r का भी करना पड़ेगा डी आर बाई डी टी, -1/r² डी आर बाई डी टी, जहां पर r सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिएगा। ये तो देखो v क्रॉस v है तो दिस टर्म विल बी 0, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा m, अब यहाँ देखिए a क्रॉस b क्रॉस c का फॉर्मूला लगाओ, है ना, इसको डालो a, इसको डालो b, इसको डालो c, a क्रॉस b क्रॉस c का फॉर्मूला लगा रही हूँ जो कि होता है a डॉट c, a डॉट c का मतलब v डॉट v, a डॉट c साथ में b वेक्टर का मतलब r वेक्टर, माइनस a डॉट b, a डॉट b और साथ में c वेक्टर, c हमारे पास ये लीजिए, और ये इधर अप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा प्लस का एम वी, यहाँ क्रॉस है शायद, हाँ यहाँ क्रॉस है यार, शांति शांति शांति, एक गलती होती है मेरा पूरा खत्म हो जाएगा ये, वी क्रॉस आर क्रॉस वी डॉट, आई जस्ट होप मैं गलती ना करूं, एल्फा वी वेक्टर अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा डी आर बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, बताती हूँ अभी, है ना, इसे लिखेंगे माइनस का अल्फा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। चलिए डी आर बाई डी टी का निकालते हैं वैल्यू, हमारा डी आर बाई डी टी क्या क्या होगा, डी बाई डी टी, आर को हम क्या लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिए वेक्टर नहीं है, अदरवाइज डायरेक्टली वी लिख देते, मैंने डी आर बाई, अगर ऊपर आर वेक्टर है ना तब तो आप इसको सिंपली वी वेक्टर लिख सकते हो, लेकिन अगर ऊपर आर का मैग्नीट्यूड है तो उसको क्या लिख सकते हैं, देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो होता है आर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करो, रूट का फंक्शन है इसका मतलब डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, एन एक्स की पावर n-1 लगाओ, एन एक्स की पावर n-1, और जो फंक्शन उसका भी करना पड़ेगा, फंक्शन का हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, तीनों का करना है x y z, तो 2x का कितना हो जाएगा, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी प्लस 2z dz बाई डी, तो 2x के साथ dx बाई डी टी है उसको x डॉट लिख सकते हैं, प्लस 2y y डॉट प्लस 2z z डॉट, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1/2 वाला फैक्टर है एज इट इज, ये इसकी पावर -½ हो जाएगा इसलिए इसको नीचे जाने दो, -½ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर हमारे पास ये 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इस 2 को हटा देते हैं, चलो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एक्स एक्स डॉट प्लस वाई वाई डॉट प्लस जेड जेड डॉट, तो इसको रख देते हैं एक्स एक्स डॉट प्लस वाई वाई डॉट प्लस जेड जेड डॉट, आप क्या लिख सकते हैं 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स वी एक्स वाई वी वाई जेड वी जेड, करेक्ट। 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है 1/r, क्योंकि r का मैग्नीट्यूड था, इसे हम लिख सकते हैं r डॉट वी, या फिर इसे लिख सकते हैं v डॉट r, क्यों, क्योंकि देखो इस v की वैल्यू है i कैप वी एक्स जे कैप वी वाई
और k कैप v z, और इसकी वैल्यू है i कैप x, j कैप y, k कैप z, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द प्रोडक्ट. सो dr by dt की जगह वी विल राइट 1/2 नहीं 1/r, 1/r v डॉट r. चलिए रखते हैं, रेड पेन से लिखना पड़ेगा वापस. तो रेड पेन से हमारा फर्स्ट टर्म कितना था m, इसको भी अंदर ले जाओ, अब अलग अलग कर दो, तो m को मैं अंदर ले जा रही हूँ, ठीक है. हमारा हो जाएगा m v डॉट v r वेक्टर, ये एग्जाम में पूछा गया 5 इयर्स में, माइनस का m v डॉट मैं डॉट की गलती ना कर दूं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है. अब इसको लेते हैं यहाँ पे, प्लस का m v क्रॉस r क्रॉस v डॉट प्लस अल्फा v अपॉन r. ये हमने देखा था ना, अल्फा v अपॉन r के साथ में लिखना ना यार, माइनस अल्फा r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर. dr बाई dt की वैल्यू हमने अभी भी निकाली, कितना हो जाएगा 1/r v डॉट r. चलिए, बहुत ही बेहतरीन चीज, इक्वल टू, इसको एज इट इज रखो. हाँ, अच्छा यहाँ पे m भी था, सॉरी, इसकी जगह m भी, इसके साथ m भी मल्टीप्लीकेशन में था ना, ये रहा. हाँ, ये हमारा m था. अरे यार, क्या हो रहा है, इरेजर. मुझे, आप इसको 2x की स्पीड में करके देख लेना वीडियो को, अगर आपको लगे स्लो हो रहा है तो. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये दोनों साथ में आएंगे, एम वी डॉट है ना, एम वी डॉट की वैल्यू अलग से निकालते हैं. देखो, एम वी डॉट की वैल्यू निकालेंगे ब्लू कलर से. एम वी डॉट बेसिकली क्या होता है, एम वी डॉट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, और फोर्स होता है माइनस का डी यू बाई डी आर, और हमें यू दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फा बाय आर, और 1/r का डिफरेंशियल होता है -1/r स्क्वायर. सो वी विल गेट अल्फा अपॉन r स्क्वायर. और अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें इसको, तो f का जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा अल्फा r वेक्टर अपॉन r क्यूब. मैंने मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी लेनी है तो r कैप लिखना पड़ेगा, और r कैप का कैप क्या लिख सकते हो, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r. तो वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है. सो हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स जहां पर भी हमें एम वी डॉट मिलेगा, डायरेक्टली हम लिखेंगे अल्फा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. और ये हम कहाँ कहाँ डालेंगे, एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक यहाँ पर भी ये चीज डाल सकते हैं, एम वी डॉट है ना दोनों जगह, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, क्या मिलता है. पहले फर्स्ट टर्म को देखो, वापस रेड पेन पे आ जाओ, इसमें हम डालते हैं एम वी डॉट को मिला के क्या लिख सकते हैं, अल्फा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और साथ में हमारा ये है डॉट v, और बाहर है हमारे पास r वेक्टर, ठीक है, माइनस. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे, अल्फा r वेक्टर अपॉन r क्यूब डॉट r, और बाहर हमारे पास क्या है v वेक्टर, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, m v क्रॉस r क्रॉस v डॉट, इसको मैंने टच भी नहीं किया है, प्लस अल्फा v अपॉन r, माइनस ये आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आर क्यूब, अल्फा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, साथ में है वी डॉट आर. आई होप इट इज क्लियर. अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसमें अल्फा बाहर आ जाएगा, और आर क्यूब भी रहने दो. ये आर इस v से डॉट प्रोडक्ट हो रखा है, यानी कि r डॉट v, और साथ में बाहर r, माइनस यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो r डॉट r, यहाँ पे भी अल्फा बाय आर क्यूब को बाहर ले लो, r डॉट r, और साथ में आ रहा है v, प्लस m v क्रॉस r क्रॉस v डॉट, प्लस अल्फा v वेक्टर अपॉन r, माइनस अल्फा r वेक्टर अपॉन r क्यूब. अगर मेरे से साइन का मिस्टेक हो गया, और अगर आंसर नहीं आया, मैं नहीं करवाऊंगी ये क्वेश्चन, हट में जाओ. यहाँ पर देखो, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन एंड द लास्ट एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, दे आर सिमिलर. आप ध्यान से देखिए, अल्फा बाय आर क्यूब दोनों में है, v डॉट आर दोनों में है, बाहर आर वेक्टर है. सो दीज विल कैंसल ईच अदर, है ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस टर्म को ध्यान से देखिए, आर डॉट आर कितना होता है, आर स्क्वायर होता है ना, ये होगा आर स्क्वायर,
और फिर इस आर स्क्वायर से एक आर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें अल्फा बाय आर वी वेक्टर बचेगा। बाकी के टर्म को लिख रही हूँ। ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म बचा है, एम वी क्रॉस आर क्रॉस वी डॉट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए क्रॉस बी हमारा ये है, ए बी एंड सी। तो हमें क्या करना है, ए डॉट सी, ए डॉट सी का मतलब वी डॉट वी डॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट सी हो गया। ए डॉट सी के आगे लगता है बी वेक्टर, बी वेक्टर हो गया ये, माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी और यहां लगता है सी। चलिए करते हैं एम, क्या लिख सकते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट है, उल्टा कर सकते हैं, तो वी के डॉट को पहले ले लो और वी वेक्टर बाद में ले लो। अच्छा डॉट नहीं आएगा यहाँ डॉट आएगा। लाइव क्लास रहती है तो एटलीस्ट अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो वो आप लोग बता सकते हो, बट रिकॉर्डेड में समस्या है, इसको अंदर जाने दो। एम वी डॉट डॉट वी, आर वेक्टर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा इस वी डॉट को पहले कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वी डॉट आर। अच्छा एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एम वी डॉट, क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी है, कहीं पे भी जा सकता है। इस एम और वी डॉट को मिला के अभी जो लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने वीडियो को बैक कर देखना, एम वी डॉट को हमने लिखा था, एम वी डॉट हमारा क्या होता है, एल्फा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, तो वही रखेंगे यहाँ पे, एल्फा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, साथ में है डॉट वी और बाहर है हमारा आर कैप, माइनस वी डॉट आर और यहाँ पे हमारा कितना है एम वी डॉट, एम वी डॉट को फिर से क्या लिख सकते हैं, एल्फा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ओके, अब क्या करना है, इस एल्फा और आर क्यूब को रहने दो, एल्फा बाय आर क्यूब हो जाएगा, आपका यहाँ पे बच रहा है आर डॉट वी, आर डॉट वी को क्या लिख सकते हैं, वी डॉट आर भी लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा आर वेक्टर, माइनस यहाँ पे आपका आ रहा है, इस एल्फा और आर क्यूब को पहले लिख लो, एल्फा बाय आर क्यूब को पहले लिख लिया, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को अब लिख लो, वी डॉट आर और रिमेनिंग आर वेक्टर एज इट इज, ये देखो दोनों सेम टू सेम है, इक्वल टू जीरो, तो वो अगर जीरो है तो हमारा वो इंटीग्रल ऑफ मोशन हो जाएगा, दैट्स इट। ये रिपल्सिव फील्ड के लिए है, एग्जाम में पूछा गया है। आई होप दैट इज क्लियर। चलते हैं वापस, सो 15.7 आपका क्लियर है, ये सब कोई काम मतलब नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं करनी है, ये एग्जाम में एक्चुअली नहीं पूछी गई है। हाँ चैप्टर 4 में ये देखिए हमारा है कोलिजन बिटवीन पार्टिकल, इसमें हमारे पास जो यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 के अंदर दो टॉपिक आते हैं इसमें, एक तो स्कैटरिंग आएगा, है ना, एक आएगा कोलिजन, कोलिजन इन एल लैब फ्रेम एंड सी फ्रेम। कोलिजन इन लैब एंड सी फ्रेम को हम सारी यूनिट खत्म होने के बाद में करेंगे, क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक और मुझे वो पढ़ना पड़ेगा, और एग्जाम में शायद कोलिजन से मुझे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ये भी एक रीजन है कि शायद मैंने पिछले साल इस टॉपिक को क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं और टॉपिक काफी लेंदी है, टॉपिक बहुत लंबा है, सवाल पूछा नहीं गया है ना, इस वजह से। तो जो स्कैटरिंग वाला पार्ट है, हर साल लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे थे, सब में स्कैटरिंग और रदरफोर्ड फॉर्मूला, स्कैटरिंग और रदरफोर्ड फॉर्मूला यही आया हुआ है। सो क्योंकि हमारा जो कोर्स है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जाम ओरिएंटेड है, फिलहाल हम कंसेप्ट पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, इसलिए आप स्कैटरिंग वाला पार्ट और रदरफोर्ड फॉर्मूला वो हम करेंगे यहाँ पे। सो मैं डायरेक्टली आपको ले चलती हूँ स्कैटरिंग पे, है ना, स्कैटरिंग का इलास्टिक कोलिजन आया है तो इसी तरह से इन इलास्टिक आएगा, आ जाओ यार, यस, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो हम यहाँ पर स्कैटरिंग वाला पार्ट करने के लिए इसमें भी हमें बहुत सारी समस्याएं आएगी, एक्चुअली बुक जो है ना, ये फॉरेन ऑथर की जो बुक्स होती है ना, उनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, है ना। चलिए, बट ऑलरेडी मेंशन इन आर्टिकल नंबर 17, डोंट वरी अबाउट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज होगी मैं समझा दूंगी।
है ना, ये वाला पार्ट छोड़िए, स्कैटरिंग हमारे पास यहाँ से आएगी। वी शैल फर्स्ट कंसिडर द इक्विवेलेंट प्रॉब्लम ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ फील्ड ur whose center is at rest and is at center of mass of the two particle in the original problem। कहना चाह रहा है कि हम स्कैटरिंग पढ़ेंगे तो हमारी सिचुएशन स्कैटरिंग के अंदर क्या होगी, हम क्या करेंगे, आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सुना हुआ होगा, उसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं, उसमें हमारे पास वो गोल्ड के न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं और वहां से उनकी स्कैटरिंग हो जाती है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ स्कैटरिंग। अब हम यहाँ पर जो अभी 3 लाइनें मैंने बोली उसका मतलब ये है कि हम एक पोटेंशियल लेंगे। ऑब्वियसली ये पोटेंशियल कौन क्रिएट करता है, गोल्ड के न्यूक्लियस। एग्जांपल दे रही हूँ रदरफोर्ड के अंदर, तो गोल्ड के न्यूक्लियस सपोज यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है वो काफी हैवी होता है, अल्फा पार्टिकल यानी कि जो पार्टिकल दूसरा हमारा चल के आएगा गोल्ड के पास में, उसके कंपेरिजन में तो हमारे पास उसके कंपैरिजन में हमारे पास ये जो गोल्ड है वो काफी हैवी होगा, तो हम इसको ऑलमोस्ट गोल्ड के न्यूक्लिया को हम रेस्ट पे मानेंगे। और ये जो गोल्ड का न्यूक्लियस है वो कहाँ रखा हुआ होगा, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे। वाई, देखो एक पार्टिकल अगर बहुत बड़ा है और दूसरा पार्टिकल इतना सा है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो पता है कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, इनके सेंटर पे, या फिर ऑलमोस्ट इसके सेंटर पे मान लो। वाई, क्योंकि जो इसका मास है सपोज m1 है और m2 है, m1 जब बहुत ज्यादा बड़ा होता है m2 से, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास हमारे पास पहले वाले पार्टिकल के अंदर ही लाई करेगा। हमारे इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि जो गोल्ड वाला होगा हमारा, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वही हमारा ये जो पोटेंशियल है उसका सेंटर होगा। पोटेंशियल का सेंटर मतलब इस गोल्ड के न्यूक्लियस का सेंटर, ओके, क्योंकि एक बहुत हैवी है और एक बहुत लाइट है, और इसी वजह से हम इसको रेस्ट पे मानेंगे, क्योंकि जब इन्हों टक्कर होगी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैवी है तो हिलेगा ही नहीं, तो हमारा जो लाइट वाला पार्टिकल है केवल वही मूव करेगा। ओके, सो डायग्राम बता देती हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि मुझे नहीं बनाना डायग्राम। ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आपका छोटा वाला पार्टिकल था, ठीक है, इसमें गोल्ड वाले पोर्शन को बनाया नहीं है, क्योंकि इन्होंने माना है कि सिर्फ हम, आप ये मत सोचो कि वहां गोल्ड का न्यूक्लियस है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आया है सिर्फ उसको इमेजिन करो, इसलिए यहाँ कोई पिक्चर नहीं बना रखी है। बस वो जो गोल्ड का न्यूक्लियस होगा उसका सेंटर कहाँ पे है, उसका सेंटर देखो यहाँ ओ पॉइंट पे है। ये ओ ही हमारा दोनों का सेंटर ऑफ मास है, ये ओ ही हमारा हैवी वाला जो पार्टिकल है उसका सेंटर है, ठीक है, क्योंकि लाइट वाला पार्टिकल जो उसका मास नेग्लेजिबल है, इसलिए दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, जो हेवी का सेंटर है वहीं पर। चलो, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, या मान लीजिए जो भी हमारा एम मास का पार्टिकल आ रहा है, इसको हमने एम मास का पार्टिकल लिया जो कि एक पोटेंशियल के अंदर आता है, और वो पोटेंशियल कितना है, यू आर, राइट। होता क्या है कि दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, तो जैसे जैसे ये आता है, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई भी दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, यानी ना तो रिपल्शन ना ही अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं होता, तो इस एम का पाथ कौन सा होता, एम का पाथ देखो इस लाइन के अलोंग होता, ये बिल्कुल ऐसे आता और इसी लाइन के अलोंग चला जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो अगर उसको अट्रैक्ट या रिपल, लेकिन मान लीजिए उसका रिपल्शन यहाँ पे हो रहा है, तो होगा क्या कि वो आएगा इधर, और रिपल्शन की वजह से वो इधर मुड़ जाएगा। आई होप ये चीज आप विजुलाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सपोज रिपल्शन का सोर्स रखा हुआ है, तो हमारा पार्टिकल इधर आएगा, ये उसको धक्का देगा ना, ये इधर धक्का देगा, तो इसका पाथ चेंज होके ये उधर मुड़ जाएगा, ओके, रिपल्शन की वजह से। तो हमारा ये चला गया और ये वापस इन्फिनिटी से आया था, और ये वापस इन्फिनिटी को ही चला जाएगा, ओके। अब हमारे पास हमने क्या किया, ए पॉइंट जो है ये पूरे पाथ का सिमेट्रिक, मतलब सपोज ये हाइपरबोलिक पाथ में जा रहा है, हाइपरबोलिक पाथ में, तो हाइपरबोलिक में दोनों इन्फिनिटी के बीच का जो सेंटर है पाथ का बिल्कुल मिड पॉइंट, वो मान लीजिए कहाँ पे है, ओ पे, तो ओ से हमने ए पॉइंट पे, सॉरी ए पॉइंट पे है, तो ए को हमने ओ से मिलाया, ठीक है, ए को हमने ओ से मिलाया। ये जो डिस्टेंस है हमारी, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर रो। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होती है, ये वो डिस्टेंस होती है जिस डिस्टेंस से पार्टिकल गुजर जाता अगर उस पे रिपल्शन या अट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, करेक्ट, ये रो वो डिस्टेंस है। उसके बाद हमारा पास स्कैटरिंग एंगल जो है वो हमने यहाँ पे एक्स लिया है, स्कैटरिंग, इसे आप काई भी बोल सकते हो, पर मुझे काई बार बार में लिखने में दिक्कत आती है, ऐसा लगता है एक्स को फटाफट लिख लो। एक्स हमारा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है पार्टिकल की इंसिडेंट डायरेक्शन जो है, इंसिडेंट पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, और स्कैटर्ड यानी टक्कर से पहले, इसको हम स्कैटरिंग बोलेंगे। आप ये सोचो को बिल्कुल अच्छे से टकराए तो वो नहीं होता है रिपल्स, इसको भी हम स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इंसिडेंट की जो इंसिडेंट पार्टिकल की जो डायरेक्शन है और स्कैटर्ड पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो होता है वो एक्स होता है। कैसे, ये देखो, इंसिडेंट की डायरेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो इंसिडेंट यहां से आया था तो यहाँ पे टेंजेंट खींचो एक, और फिर वह पार्टिकल इधर चला गया तो इधर टेंजेंट खींचो,
और ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कौन सा बन रहा है? तो देखो स्केटर वाली डायरेक्शन तो ये है और इंसिडेंट वो इधर आया है ना, ये इंसिडेंट डायरेक्शन हो गई आपकी और ये स्केटर्ड इस दिशा में चला गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? एक्स बन रहा है। तो पिक्चर में आपको एक्स एंगल भी क्लियर हो गया। नाउ हमारे पास ध्यान रखिएगा, सपोज ये एंगल फाई नोट है, ओ ए का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाई नोट है, तो ऑल्टरनेट एंगल की डेफिनेशन से ये एंगल भी आपका क्या होगा? फाई नोट होगा। और सिमेट्री प्रॉपर्टी से ये एंगल भी आपका क्या होगा? फाई नोट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए एक हाइपरबोला बन रहा है, एक मान लीजिए यहाँ पर हाइपरबोला, तो मैं एक हाइपरबोला बनाती हूँ, ये हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला का जो सेंटर होता है हाफ पोर्शन ऊपर गया और हाफ पोर्शन नीचे आया, और यहाँ से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और एक टेंजेंट आप यहाँ पर ड्रॉ करते हो इस एक्सट्रीम पॉइंट पे, और एक टेंजेंट आप इस एक्सट्रीम पे ड्रॉ करते हो, तो दिस एंगल ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। हमारे केस में हाइपरबोला ऐसे बना, तो वही चीज है, हमने एक ऐसी लाइन खींची थी जो दोनों को हाफ हाफ पोर्शन में, हाफ इधर रह गया पाथ का, हाफ इधर रह गया, तो यहाँ पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो दोनों सेम एंगल बनाएगी। अब मैं बता देती हूँ, आपके पास जो फाई नोट है वो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है। मतलब देखो, एक टेंजेंट जो है, पहला फाई नोट आपने कौन सा लिया है? ये फाई नोट जो है ओ ए के साथ टेंजेंट ही तो बना रही है, जिस तरह से ये हमारा ओ ए है, ओ ए के साथ टेंजेंट नंबर 1 जो एंगल बना रही है, ओ ए के साथ टेंजेंट नंबर 2 भी कितना बनाएगी? फाई नोट बनाएगी ज्योमेट्री से। तो यहाँ देख लीजिए, ऊपर वाला फाई नोट जो है वो ओ ए और दूसरी टेंजेंट के बीच में है, और ये वाला जो फाई नोट है वो ओ ए और पहले वाली टेंजेंट के बीच में है। सो ज्योमेट्री वाला पोर्शन आई होप क्लियर, क्योंकि जब तक ज्योमेट्री क्लियर नहीं है तब तक मैथमेटिकल डेरिवेशन क्लियर नहीं है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं हाँ, डायग्राम, यहाँ एक रिलेशन लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 फाई नोट। कैसे होगा ये वाली चीज? देखिए, हमने देख लिया कि ये वाला एंगल कितना है? फाई नोट, और ये वाला भी है कितना? फाई नोट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल है वो 180 हो गया। तो आपका जो 180 है, इसको हम पाई बोल देते हैं, ये किसके इक्वल है? x प्लस 2 फाई नोट, करेक्ट। तो यहाँ से इस इक्वेशन से अगर आप x की वैल्यू निकाले तो कितना मिलेगा आपको? पाई माइनस 2 फाई नोट, जो कि आपके पास रिलेशन 18.1 है। सो 18.1 में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है, देखो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है उसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये भी जानते हैं कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जब आपका पार्टिकल जो था वो इन्फिनिटी पे था, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? जीरो। यानी कि इन्फिनिटी पे पार्टिकल की जो सारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी है। जब हमने पार्टिकल को इन्फिनिटी से भेजा था तो ऑब्वियसली हमें उसको कोई स्पीड देके भेजनी पड़ेगी। वो स्पीड मान लीजिए कितनी है? v इन्फिनिटी। हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे v इन्फिनिटी पे। तो जब पार्टिकल शुरू हुआ था तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी, उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, जो कि कितनी होगी? 1/2m v इन्फिनिटी का स्क्वायर। सो ये पार्टिकल की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। और पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी हमेशा कंजर्व रहता है। हमने देखा सेंट्रल फोर्स के अंदर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये हमने प्रूव भी किया है ना, सेंट्रल फोर्स के अंदर। तो हम यहाँ पर जब पार्टिकल इस जगह जहां से शुरू हुआ था वहां उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, पार्टिकल कहीं पर भी चले जाओ हर वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम वही रहना चाहिए। तो यहाँ पर निकाल देते हैं, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर क्रॉस वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सेंटर इधर है, यानी जो हमारा फोर्स का सेंटर है, हमारा जो पोटेंशियल का सेंटर है, हमारे वो यहाँ पे ओ पॉइंट पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। आर क्रॉस वी का मतलब समझते हो कि पार्टिकल का मास और पार्टिकल की वेलोसिटी, और पार्टिकल क्रॉस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से ली जाती है? जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। अब हमें किसके अबाउट निकालना है? हमें हमारे सेंटर ऑफ फोर्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? पार्टिकल की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पार्टिकल से होकर गुजरे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे सेंटर ऑफ फोर्स से गुजरे, और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही हमें आर लेनी है, और उस वक्त हम क्रॉस को हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास कितनी दे रखी है? रो। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? एम वी रो। लेकिन ये रो हम कब लेंगे? जब हमारा पार्टिकल इन्फिनिटी पे है। तो यहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कितनी थी? v इन्फिनिटी थी। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? v इन्फिनिटी। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास v इन्फिनिटी, और जब v इन्फिनिटी था तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी? रो। तो एंगुलर मोमेंटम की जगह लेंगे एम वी इन्फिनिटी रो। नाउ लेट मी शो यू समथिंग।
ओके, ये देखिए 18.3 को दी है, ये मैंने अभी भी बता दिया। ई हम ये लेंगे और एम हम ये लेंगे, और रो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन 14.7 से फाई की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले मैं आपको 14.7 जो इक्वेशन है वो राइट डाउन कर देती हूँ। वैसे तो आपके नोट्स में आप देख लीजिए फटाफट, पर आपने उस इक्वेशन को क्या नाम डाला होगा पता नहीं। 14.7 हमारा था फाई नॉट इज इक्वल्स टू, जिसका हम डेरिवेशन कर चुके हैं, एम बाई आर स्क्वायर डी आर। प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख लेना, ये हमें रिलेशन मिला हुआ था फाई का और आर का, 2m ई माइनस यू माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके अंदर ये हमारा 14.7 था, कह रहा है कि इसके अंदर आप ई की जगह पुट करो 1/2 एम इंफिनिटी स्क्वायर और एम की जगह पुट करो एम वी इंफिनिटी रो। तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, रख के देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम की वैल्यू है एम वी इंफिनिटी रो अपॉन आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m e माइनस यू, ई कितना है 1/2 m v इंफिनिटी स्क्वायर माइनस यू माइनस एम स्क्वायर रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो जाएगा फाई नोट। चलिए, ऊपर से एम वी इंफिनिटी कॉमन ले लो और नीचे से भी एम वी इंफिनिटी कॉमन ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा इंटीग्रेशन रो बाय आर स्क्वायर डी आर, नीचे क्या मिलेगा, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर, रूट के अंदर है एम स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर माइनस 2mu माइनस एम स्क्वायर रो स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब कॉमन ले लो, ऊपर कितना है हमारे पास एम वी इंफिनिटी बाहर ले लो, तो ऊपर आ जाएगा एम वी इंफिनिटी रो बाय आर स्क्वायर डी आर अपॉन, यहाँ से कॉमन लेते हैं एम वी इंफिनिटी, तो हमने एम वी इंफिनिटी कॉमन लिया है, तो डिवाइड सब पे क्या होगा, एम स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर एम स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर, क्योंकि हमने यही टर्म कॉमन लिया है। अच्छा सॉरी, हाँ जो टर्म कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 2u अपॉन एम वी इंफिनिटी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे आएगा, आर स्क्वायर तो हमारे पास ऊपर जाना चाहिए था, जस्ट अ मिनट, रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नहीं हो, हाँ रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सॉरी रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चलिए, तो हमारे पास इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाई नोट का ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, ये एक बार आपको दिखा देती हूँ, वैल्यू पुट करने के बाद मिला है, ये देखिए इक्वेशन 18.4 वेरीफाई कर लीजिए फटाफट, यही हमें मिला है। इसकी लिमिट कहां से कहां तक गई है, आर मिनिमम से इन्फिनिटी, वाई, क्योंकि पार्टिकल जब आपका आ रहा था और जब स्कैटरिंग के बाद इधर चला गया रिपल्शन और सेंटर हमारा यहाँ था, इसका मतलब जब पार्टिकल आपके पास यहाँ था तो इसकी आर मैक्सिमम यानी ओरिजिन से, इस ओरिजिन से पार्टिकल की दूरी जो है वो तो मैक्सिमम तो कितनी जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है, मैक्सिमम तो इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी आर मैक्सिमम कितना जा रहा है, इन्फिनिटी। आर मिनिमम कब होगा, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, तब इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, आर मिनिमम। तो हमारे पास मिनिमम से कम नहीं हो सकता, यानी इस यहीं से निकल जाएगा पार्टिकल, इसके ज्यादा नजदीक नहीं आएगा, तो लोअर लिमिट तो लगेगी आर मिनिमम और अपर लिमिट लगेगी हमारी इन्फिनिटी। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्कैटरिंग के कुछ और पैरामीटर्स समझते हैं। देखिए, हाँ ये छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल नहीं आ रहा, बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं बीम के अंदर, हम पूरी की पूरी बीम छोड़ रहे हैं, बीम में बहुत सारे पार्टिकल आएंगे, जैसे रदरफोर्ड ने किया था, अल्फा पार्टिकल्स की बीम छोड़ी थी। सो नाउ द डिफरेंट पार्टिकल्स इन द बीम हैव डिफरेंट इम्पैक्ट पैरामीटर्स। सारे पार्टिकल्स जो हैं, क्योंकि सबकी एनर्जीज भी सेम नहीं होती है, तो सबके जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, कोई पास से निकल सकता है हमारे ओ सेंटर से, कोई दूर से निकल रहा है, तो हम ये मानेंगे नहीं कि सारे पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर सेम। ऐसी सिचुएशन में and are therefore scattered through different angles than x, जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर रो है उसकी स्कैटरिंग x एंगल पे हुई है, जिसका रो से डिफरेंट होगा, रो 1 होगा उसका x1 से होगा, जिसका रो 2 होगा उसका x2 से होगा। अलग अलग इम्पैक्ट पैरामीटर हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल लेके आएंगे।
जाहिर सी बात है अगर कोई पहले से ही दूर से आ रहा है तो उसका स्कैटरिंग कम होगी ना, वो और ज्यादा डेविएशन में जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि मान लीजिए कैपिटल DN is the number of particles scattered per unit time through angles between x and x plus dx। ये कह रहा है कि मान लीजिए, देखो हमारे पास यहाँ सेंटर था, है ना, पहला पार्टिकल आया और वो इस तरह से चला गया, ठीक है। ये इसका एंगल कितना बन रहा था, इसके लिए हमने क्या किया था, ये इंसिडेंट की डायरेक्शन, सॉरी इंसिडेंट, ये हमारे पास कितना था, एक्स पे था। अब ये तो एक पार्टिकल हो गया, दूसरा पार्टिकल मान लीजिए, अब हमारे पास यहां से सपोज DN नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका जो स्कैटरिंग एंगल है वो x प्लस dx के बीच में है, ये x हो गया। x प्लस dx का मतलब हमारे पास ये है कि यहाँ पे एक और बीम आई, दूसरा एक पार्टिकल आया, उसके लिए ये डायरेक्शन इधर आ रही है, ठीक है। मैंने बढ़ाया या घटा दिया उसको, सॉरी घटाना था मुझे, मतलब एक्स को बढ़ाना था। ये कह रहा है कि मान लीजिए इधर से एक बीम आई और उधर स्कैटर हो गई, तो इसका बन रहा है एक्स, और इंसिडेंट डायरेक्शन यही है, किसी और पार्टिकल के लिए मान लो ये एंगल बन रहा है इधर, ये मैंने 90 बना दिया पर ये 90 नहीं है, ये मान लीजिए कितना है, एक्स प्लस डी एक्स। तो इस रेंज में जितने भी पार्टिकल जाएंगे, इस रेंज में जितने भी पार्टिकल जाएंगे, उन सब का एंगल आपके पास कितना होगा, उन सब का एंगल जो होगा वो एक्स से तो ज्यादा होगा, राइट, और x प्लस डी एक्स से कम। तो ये x वाली लाइन है, ये x प्लस डी एक्स वाली लाइन है। तो जितने भी पार्टिकल इधर से आएंगे, मान लो सबके सब इसी डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन जा इस कोण में रहे, यहाँ पे कोण बन जाएगा आपका और इस कोण में वो जा रहे हैं, तो उन सबका स्कैटरिंग एंगल क्या माना जाएगा, उन सबका स्कैटरिंग एंगल माना जाएगा x प्लस डी एक्स के बीच में। और ये नंबर कितना है, मान लीजिए DN। सो आई होप DN का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर। DN बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम में है थ्रू एंगल्स बिटवीन x एंड x प्लस dx। दिस नंबर इटसेल्फ इज नॉट सूटेबल फॉर डिस्क्राइबिंग द स्कैटरिंग प्रोसेस। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। Since it is proportional to the density of the incident beam, we therefore use the ratio d sigma। एक्चुअल में ये बोल रहा है कि आपने ये जो DN लिया है, जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट बीम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। क्योंकि देखो अगर आपने इंसिडेंट बीम में टोटली 10 पार्टिकल लिए हैं, 10 में से मान लो 3 आपके पास ऐसे होते हैं जो x प्लस डी एक्स में चले गए, लेकिन यही नंबर अगर आपने 100 कर दिया तो 100 करते ही ये 30, 3 का भी कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंसिडेंट बीम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जा रहा है, आपके पास ये नंबर DN जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस DN की जगह कोई नया पैरामीटर ले जिसमें ये इंसिडेंट वाले पार्टिकल का नंबर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो इस DN को रिप्लेस करके हम एक नया पैरामीटर लेते हैं डी सिग्मा, और इस डी सिग्मा के अंदर हम नहीं चाहते कि वो इंसिडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, इसलिए हम इस डी सिग्मा को क्या बोलते हैं, DN अपॉन एन। ये देखिए 18.5 DN अपॉन एन, जहां n क्या है, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग इन यूनिट टाइम through unit area of the beam cross section, the beam being assumed uniform over its cross section। यानी कि हमारे पास बीम के अंदर, सपोज बीम आपकी सिलेंड्रिकल है इस तरह से, तो यहाँ से जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उसमें से हम क्या ले रहे हैं, जो स्मॉल n है, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू, ये जो क्रॉस सेक्शन हमने लिया है सब टोटल मान लीजिए A है ना, तो हम यूनिट एरिया से क्रॉस करने वाले पार्टिकल्स को ले रहे हैं। तो n जो है वो यूनिट एरिया से, यानी सिलेंड्रिकल बीम अगर आ रही है तो पार्टिकल यहां से आएंगे तो इसी एरिया को तो क्रॉस करके निकलेंगे। मान लीजिए एरिया जो है 1, तो हम क्या कह सकते हैं, जो स्मॉल n है वो यूनिट एरिया से कितने टाइम में, यूनिट टाइम में टोटल क्रॉस करके यहाँ पर गिरने वाले पार्टिकल्स का नंबर है, ठीक है। तो हमारा जो डी सिग्मा है उसे हम बोलेंगे DN अपॉन एन। अब इस डी सिग्मा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे ही हमने n से डिवाइड कर दिया ना, अब हमारे पास इंसिडेंट बीम में चाहे कितने भी पार्टिकल हो, जैसे ही हमारा इंसिडेंट नंबर आएगा, मान लीजिए इंसिडेंट नंबर बढ़ेगा तो DN हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसी रेशो में n भी बढ़ेगा। इंसिडेंट बढ़ाओगे तो DN बढ़ रहा है, ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, तो 2 फैक्टर से 2 फैक्टर कैंसिल आउट होके जो डी सिग्मा है उसकी इंसिडेंट नंबर पे डिपेंडेंसी खत्म कर दी हमने। तो डी सिग्मा हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब इंसिडेंट बीम में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे डी सिग्मा में अपीयर नहीं होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो इस डी सिग्मा की जो यूनिट आती है वो एरिया की यूनिट आती है। एरिया की यूनिट क्यों आती है, क्योंकि DN आपका कितना था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, ये पर यूनिट टाइम थे, जबकि n आपके पास क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम।
पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट टाइम से यूनिट टाइम की डायमेंशन तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और पर यूनिट एरिया में क्या होता है, एरिया से डिवाइड करना होता है। तो समथिंग अपॉन समथिंग विच इज अपॉन समथिंग, डिनोमिनेटर में भी जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर आपका एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है इस dn को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, यानी कि सपोज n/t से रिप्रेजेंट कर दो, ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम हो गया। जबकि जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो दोनों का जब रेशो लेंगे तो n से n कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, क्या चला जाएगा, एरिया। तो हमारे पास डी सिग्मा की जो डायमेंशन आती है वो एरिया आती है। एरिया क्या आती है, इसलिए इस डी सिग्मा को हम बोलते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए, तो n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी है, दिस रेशियो हैज द डायमेंशन ऑफ एरिया एंड इज कॉल्ड द इफेक्टिव स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ओके, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये एरिया कौन सा है, हमने एरिया को तो बोल दिया, पर ये एरिया कौन सा होगा, तो चलिए वो देखते हैं। तो हम एक्स और रो के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। दिस इज, छोड़िए बात, छोड़िए, हम ये मान के चल रहे हैं वो पार्टिकल जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर रो से रो प्लस डी रो के बीच में है, जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर रो से रो प्लस डी रो के बीच में है, उन्हीं का स्कैटरिंग एंगल कहां से कहां है, x से x प्लस डी एक्स। सो ये आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर इधर से कोई एंगल एग्जैक्ट रो डिस्टेंस पे आएगा तब तो पक्का वो किस एंगल पे जाएगा, वो हमारा एक्स एंगल पे जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि जो जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है, जिनका ज्यादा है, तो उनके लिए हमारे पास एंगल भी बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस डी एक्स हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि वो पार्टिकल जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर जब रो से डी रो तक एक्सीड होता है, यानी जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर रो से ज्यादा है लेकिन रो प्लस डी रो से कम है, उनका स्कैटरिंग हमारे पास x से x प्लस डी एक्स। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये x माइनस डी एक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ, बट जैसा बुक में लिखा है मैं वैसा ही आपको पढ़ा रही हूँ। मुझे लगता है ये x माइनस डी एक्स इसलिए होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर यहाँ पे हमारा फोर्स का सेंटर है, जो पार्टिकल इसके जितना ज्यादा नजदीक से आएगा उसका डेविएशन उतना ज्यादा होता है, हमें पता है ना, हमने रदरफोर्ड वाले केस में भी देखा है, यहाँ पर गोल्ड होता है। सो पार्टिकल इस तरह से जाते हैं, पार्टिकल इस तरह से जाते हैं, पार्टिकल इस तरह से अलग अलग एंगल्स पे जाते हैं। तो ये रिपल्सिव फोर्स, जिस पार्टिकल पे जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उसकी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर कोई पार्टिकल नजदीक से आ रहा है तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, यानी ज्यादा एंगल से वो डिफ्लेक्ट होगा। और अगर कोई पार्टिकल दूर से आ रहा है तो दूर से आ रहा है तो वो कम एंगल से डिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास इस तरह से बनना चाहिए। तो अब आप देखो एक बार, मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी, सपोज ये रो के केस में है और ये रो प्लस डी रो के केस में है, क्योंकि इम्पैक्ट पैरामीटर तो बड़ा है ना, यहाँ से रो हो गया और यहाँ से रो प्लस डी रो। तो ये एंगल जो है हम इधर वाला ले रहे हैं ना, तो ये एंगल हमारा कितना है, x है। और जब इसका एंगल लेंगे तो जाहिर सी बात है इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू घटी है, x माइनस डी एक्स हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास वेल दैट्स माय मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, बट एनीवे बुक में अगर एक्स प्लस डी एक्स दे रखा है तो अपन वो ही लेके चल लेते हैं, क्योंकि मार्क्स तो आपको तब मिलेंगे जब आप एक्स प्लस डी एक्स लिखोगे। द रीजन इस बुक में वो लिखा हुआ है, और हो सकता है इतने बड़े ऑथर गलत नहीं हो सकते, तो मे बी मैं गलत हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर द आंसर इसका, मुझे दूसरी बुक्स में मैं ढूंढूंगी ये क्या है ना। तो जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर रो प्लस डी रो है वो सारे के सारे हमें किस रेंज में मिल गए, उनका स्कैटरिंग एंगल एक्स प्लस डी एक्स रेंज में। चलिए आगे क्या कहना चाह रहा है ये, the number of such particle is equal to the product of n and the area between two circle of radii rho and rho plus d rho। हाँ, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपने जो सिलेंड्रिकल बीम भेजी है, आपने जो पार्टिकल यहाँ है, हमारे पास जो पार्टिकल आ रहे हैं वो एक सिलेंड्रिकल बीम से आ रहे हैं। सिलेंड्रिकल बीम का जो एरिया होता है, साइड वाला एरिया, वो सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। तो सपोज हमने एक सर्कल लिया है जिसकी रेडियस हमने ली है रो, तो जितने भी पार्टिकल यहाँ से आएंगे ये तो हमारा सेंटर हो जाएगा इस पे, रो डिस्टेंस पे आ रहा है। और चलो इसी के ऊपर हम एक दूसरा सर्कल बनाते हैं और उसकी रेडियस है हमारी रो प्लस डी रो। हमें कौन से पार्टिकल चाहिए, जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर रो से रो प्लस डी रो के बीच में हो। हमें कौन से पार्टिकल चाहिए इंसिडेंट, इसका मतलब यहाँ वाले पार्टिकल नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ वाले पार्टिकल की जो रेंज है वो 0 से रो है। हमें कौन सी चाहिए, रो से ज्यादा होना चाहिए और रो प्लस डी रो से कम होना चाहिए। तो हमारे पार्टिकल सिर्फ हमें यहाँ वाले लेने हैं, क्योंकि इनके जो इम्पैक्ट पैरामीटर निकालोगे तो इनके इम्पैक्ट पैरामीटर वही होंगे जो रो से तो ज्यादा होंगे, क्योंकि ये इस सर्कल से होके गुजरेंगे, इस सर्कल से होकर गुजरेंगे। और इस सर्कल के अंदर हमने क्या माना है, इस सर्कल की इंटरनल लेंथ तो है रो, और ये मतलब यहाँ ये जो रेडियस है इंटरनल वो तो हो गई रो,
और आउटर रेडियस जो है वो मान लीजिए कितनी है, रो प्लस डी रो। तो इस एनुलर पार्ट से, इस रिंग वाले पोर्शन से जितने पार्टिकल निकलेंगे उन सब का इम्पैक्ट पैरामीटर होगा रो से रो प्लस डी है। तो इसका एरिया निकालो, इसका आप कितना निकालो, एरिया निकालो यहाँ पे। तो वो एरिया कितना आ जाता है, अब आप मुझे बताइए, एक ऐसी रिंग जिसकी रेडियस तो हो रो और थिकनेस हो डी रो, तभी तो टोटल आपके पास ये लेंथ कितनी बनेगी, रो प्लस डी रो बनेगी ना। तो इसका ये साइड वाला जो एरिया होता है वो कितना होता है, पढ़ा होगा आपने, आर रेडियस और डी आर थिकनेस की जो रिंग होती है उसका एरिया होता है 2 पाई आर डी आर। तो हमारे वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई रो डी रो, और यही हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू होगी। तो हमारे पास डी सिग्मा की वैल्यू जो है वो 2 पाई रो, और वैसे डी सिग्मा की वैल्यू कैसे आई, ये यहाँ पर समझ लीजिए। डीएन हमारे पास क्या था, डीएन हमारे पास था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम था। और हमें क्या करना है, हमारे पास अब देखिए टोटल एरिया, मान लीजिए सिलेंडर का टोटल एरिया था ए, टोटल एरिया कितना था ए, तो ए में से टोटल पार्टिकल हमारे पास निकलते हैं मान लीजिए डीएन ए में से, और अच्छा मुझे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो स्मॉल एन क्या था, स्मॉल आपके पास था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, समझाती हूँ इसको समझ, यानी यहां से एक सेकंड में यूनिट एरिया पे कितने पार्टिकल गिरे, एन। तो एक सेकंड में डी सिग्मा एरिया, डी सिग्मा मतलब ये रिंग वाला पोर्शन है। अगर हमारे पास, इसको भूल जाइए, इसको देखिए, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है आपका यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल गिरते हैं, एन गिरते हैं। तो हमें किस एरिया से चाहिए, हमें चाहिए डी सिग्मा एरिया से, या हमें चाहिए 2 पाई रो डी रो से। तो 2 पाई रो डी रो से कितने गिरेंगे, एन इंटू 2 पाई रो डी रो, और ये भी क्या होंगे, यूनिट टाइम में होंगे, ये यूनिट टाइम में होंगे लेकिन यूनिट एरिया में नहीं होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे आई होप मैं शायद मैं ही अच्छा नहीं समझाती यार, कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मैं जानती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में टोटल पार्टिकल कितने इंसिडेंट होते हैं, एन। तो 2 पाई रो डी रो एरिया से यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल इंसिडेंट होंगे, एन इंटू 2 पाई रो डी रो। और हमने देखा था कि एरिया का कोई भी मेंशन अगर नहीं करते हैं, सिर्फ यूनिट टाइम में गिरने वाले जो पार्टिकल्स थे हमारे, जिनका स्कैटरिंग एंगल x से x प्लस डी एक्स था, उनका नंबर हमने क्या माना था, dn माना था। और x से x प्लस डी एक्स में वही पार्टिकल गिर रहे हैं जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर रो से रो प्लस डी रो है, और रो से रो प्लस डी रो वाले पार्टिकल तो यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब जो ये नंबर है और ये जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो dn मस्ट बी इक्वल टू n इंटू 2 पाई रो डी रो। और हमने देखा था एक रिलेशन से कि हमारा जो डी सिग्मा था वो कितना था, dn अपॉन एन। दोनों से यहां से n की वैल्यू निकालिए, या दोनों से कंपेयर ही कर लो ना, यहां से dn की वैल्यू कितनी आ रही है, n इंटू डी सिग्मा। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में स्मॉल n भी सेम है, तो रिमेनिंग पार्ट भी सेम होगा। तो डी सिग्मा की वैल्यू हमने प्रूव कर दी, कितनी है, 2 पाई रो डी रो। तो ये डी सिग्मा का हमारे पास आ गया 2 पाई रो डी रो। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब हम क्या करते हैं, 18.6 में थोड़ा सा चेंज करते हैं। 18.6 आपकी क्या है, ये इक्वेशन अब ध्यान रखना है ना। 18.6 हमारी क्या थी, डी सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई रो डी रो। अब 18.7 में हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई रो dx अपॉन एक्स, dx अपॉन dx कर सकते हैं। थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख रही हूँ, 2 पाई डी रो अपॉन dx को साथ में लिख रही हूँ, 2 पाई रो डी रो अपॉन dx, और साथ में हमारे पास आ जाएगा dx। दिस इज अवर 18.7। ये 18.7 हो जाएगा, नहीं हाँ 18.7 ही हो चुका है। 18.8 में क्या करना है, 18.8 में कह रहा है कि d सिग्मा इज रेफर टू द, हाँ ऑफन d सिग्मा इज रेफर टू द सॉलिड एंगल एलिमेंट do। इसने do लिखा है, ये d ओमेगा है, d ओमेगा इंस्टीड ऑफ अ प्लेन एंगल एलिमेंट dx। हमें एक्चुअली में सॉलिड एंगल चाहिए x
से x प्लस डी एक्स के बीच में, जिनका वर्टिकल एंगल ये है। देखो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपके पार्टिकल जब इधर आएंगे और वो सर्कुलर शेप से आ रहे हैं, पूरे चारों तरफ से आएंगे, चारों तरफ से आएंगे और वो सारे के सारे स्केटर होके इस डायरेक्शन में जाएंगे, जिनका एंगल कितना बनेगा x। फिर दूसरा आएगा, वो कितना जाएगा x प्लस डी एक्स में। तो ये आपका हो गया x प्लस डी एक्स के करस्पॉन्डिंग, ये आपका x। तो यहाँ पे आपको एक कोण मिल रहा है, क्योंकि मैं ये 2D लाइनें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपके 3 डायमेंशन से आ रहा है, पार्टिकल आपके 3 डायमेंशन से आएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको वो 3 डायमेंशन के अंदर मिलेंगे, करेक्ट। इसी एरिया से निकलेंगे वो, ये देखो ये एरिया से निकलेंगे, और ये एरिया से निकलेंगे, या फिर ये एरिया से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे वो सारे पार्टिकल। सर्कुलर शेप में आए थे तो सर्कुलर शेप में ही निकलेंगे। और एक सर्कल को जब आप नीचे एक पॉइंट में मिलाते हो तो आपके पास क्या बनता है, कोन बनता है, राइट, आपके पास कोन बनता है। इसका मतलब जितने भी पार्टिकल आपके पास डी सिग्मा एरिया से एंटर करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर जो 3 डायमेंशन वाला एंगल है, मान लीजिए वो कितना है, डी ओमेगा। तो जितने पार्टिकल आपके डी सिग्मा के एरिया से एंटर करेंगे, वो सारे के सारे एक कोन में से निकलेंगे, जिस कोन का सॉलिड एंगल कितना है, डी ओमेगा। सॉलिड एंगल बेसिकली होता है 3 डायमेंशन एंगल, और जो सिग्मा वाला है, दिस इज 2D एंगल एंड दिस इज 3D एंगल। तो हमें इस डी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, और हमारा डी ओमेगा किस के बीच में होना चाहिए, x और x प्लस डी एक्स के बीच में हमारा ये कोण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास, अच्छा हाँ, अगर मैंने ये इस तरह से बनाया है, ये बेसिकली मैं बता देती हूँ आपके पास ये कैसा पिक्चर आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड से ले रही हूँ, सपोज ये आपका डी सिग्मा था, यहाँ से पार्टिकल इस तरह से आए, तो ये इस तरह से चारों साइड में जाएंगे, तो यहाँ से आपको डी ओमेगा जो है वो आपके पास ऐसे बनेगा, है ना। हमें कौन से लेना है, डी सिग्मा का कौन सा था, हमारा डी सिग्मा इधर वाला था, ये था, राइट। इस डी सिग्मा से ऊपर ऊपर केवल ऊपर ऊपर आने वाले पार्टिकल सारे हमें इसमें से, यानी यहाँ से कितने निकले हैं वो हमें चाहिए, करेक्ट। तो हमारे पास x से x प्लस डी एक्स चाहिए, यानी इसका एंगल हमारे पास बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं सीधा करूं तो इसका हमारे पास बन रहा है x, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज x प्लस डी एक्स। तो हमें ये वाला जो सॉलिड एंगल है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब मैं सॉलिड एंगल का एक फॉर्मूला आपको बताना चाहती हूँ। सॉलिड एंगल का देखो, अब समझना, हमारे पास जब नॉर्मल एंगल होता है, सपोज ये रेडियस है, ये थीटा है, और ये हमारे पास आर्क लेंथ है एस, तो एक रिलेशन हम जानते हैं, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अगर इसी को मैं सॉलिड फॉर्म में कर दूं, यानी एस की जगह कोई एरिया एलिमेंट है, एस की जगह कोई एरिया एलिमेंट है, तो सेंटर पे ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, और ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और आपका ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इसको 3D में आप समझ जाओगे, ये एरिया एलिमेंट है। अगर ये एरिया एलिमेंट है, इसी एरिया को कंप्लीट कर दोगे तो स्फेयर का एरिया बन जाएगा, स्फेरिकल सरफेस का एरिया बन जाएगा आपके पास, ओके। जस्ट अ मिनट, सॉरी मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्या है, द सॉलिड एंगल बिटवीन, हाँ, अब ये बोल रहा है कि x और x प्लस डी एक्स के बीच में अगर हम सॉलिड एंगल निकाले तो वो सॉलिड एंगल की वैल्यू आती है 2 पाई साइन x dx। और ये मुझे समझाना आपको कैसे आया। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉरी मतलब एरिया एंगल है, एरिया में मैं आपको बताती हूँ एरिया का डायग्राम कैसा बनता है। हाँ, मतलब इस तरह से कोई एरिया एलिमेंट है, पैराशूट देखा है, सपोज ये ऊपर पैराशूट वाला हिस्सा है, और यहाँ से सेंटर से ये बांधी हुई इसकी 4 रस्सियां, दिस इज एरिया एलिमेंट डी ए। और सपोज अगर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो ये पूरा स्फेरिकल शेप बन जाएगा, इसकी रेडियस है आर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल एंगल होगा, ये तो 2D में था क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेंथ थी, अब यहाँ पे एरिया है तो इसके 4 कोने जाएंगे तो कौन बनेगा, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है मान लीजिए डी ओमेगा, ठीक है। सो इफ दिस इज एंगल डी ओमेगा, इसका एरिया है डी ए, और इसकी डिस्टेंस है आर, तो इसी फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। एस का रोल कौन प्ले कर रहा है, डी ए। रेडियस का रोल कौन प्ले करेगा, रेडियस। एंगल का रोल कौन प्ले करेगा, सॉलिड एंगल, जो कि मान लीजिए कितना है, डी ओमेगा। नाउ अगर आप ये इक्वेशन लेके चलते हो तो आपकी डायमेंशन सेट नहीं होती। रीजन, यहां से अगर मैं एंगल निकालूं डी ओमेगा, तो डी ओमेगा मेरा कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। नाउ सॉरी, डी अपॉन आर आ जाएगा। नाउ एरिया की डायमेंशन होती है आर स्क्वायर की, एरिया हमेशा मीटर का स्क्वायर होता है ना, और यहां से आएगा मीटर,
तो अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं तो एंगल जो है वो हमारा मीटर में आ जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, एंगल हमारा मीटर में नहीं हो सकता, इसलिए डायमेंशन मैच करने के लिए डीए के नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला लीनियर एंगल में या 2D एंगल में एस इक्वल टू आर थीटा से दिया जाता है, वही फॉर्मूला सॉलिड एंगल के केस में डीए इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी ओमेगा से दिया जाएगा। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है डीए अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर डीए क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, वापस आ जाओ उसी डायग्राम पे, कि हमारा जो डायग्राम था वो इस तरह से बन रहा था, है ना। एक सर्कल हमारा यहाँ पे बन रहा था और एक इसके अंदर बन रहा था, और यहां से हमारे पास सीधा परपेंडिकुलर हमने डाला, एंड दिस वाज एंगल एक्स, और ये बड़ा वाला एंगल था x प्लस डी एक्स। यहाँ पे तो हमारे पास 2 डायमेंशन एंगल बन रहे थे। सपोज इस सर्कल की रेडियस हमारे पास कितनी है, ओह माय गॉड, ये हमारे पास सर्कल की, मान लीजिए एक बार के लिए, इफ दिस इज आर, इफ दिस इज आर, तो आप मुझे बताइए, नहीं आर हमारे पास ये नहीं है, सपोज दिस इज, ये डिस्टेंस आर है, सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, तो एक ओ ए और बी, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री, ओ ए एंड बी, सपोज दिस इज एंगल एक्स और ये आपका है, सो ये आपका है आर, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू बताइए। साइन एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी ए बी अपॉन, कितना हो जाएगा यार, आर। तो ए बी कितना आ रहा है आपके पास, आर साइन एक्स। मैं इतनी स्टूपिड हूँ, मुझे डायरेक्टली बोलना चाहिए कि ये कॉस कंपोनेंट है तो ये आर कॉस एक्स हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो दिस शुड बी आर साइन एक्स। तो इस सर्कल की जो रेडियस आई है ए बी, ये कितना हो जाएगा आपके पास, आर साइन एक्स। हमें चाहिए, यहाँ पर देखो ये एरिया दिया हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पर आपका बनेगा, हमें इसका सॉलिड एंगल चाहिए, सॉलिड एंगल हमें इसका चाहिए, सॉलिड एंगल क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए, इस वाले एरिया का। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आर साइन एक्स हो जाएगा। तो रेडियस तो हमारे पास इस रिंग की कितनी आ गई, यानी ये जो हमारे पास एनुलर वाला पोर्शन बन रहा है रिंग, मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया ही मेरा कितना होगा, डीए होगा, इसका एरिया ही अपना कितना होगा, डीए हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई और इसकी थिकनेस हमारे पास है, थिकनेस निकालते हैं, चलो थिकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थिकनेस ब्लू पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। थिकनेस आपके पास ये है, यहां से यहां तक, तो सिर्फ ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन बना रही हूँ और ये वाली लाइन बना रही हूँ, तो दो लाइनें इस तरह से है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ओनली डी एक्स है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, dx है, क्यों, क्योंकि ये एंगल x है और ये पूरा x प्लस dx है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बचेगा, केवल dx बनेगा। dx एंगल है, डिस्टेंस ये भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, r ही लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर अब आर्क बन रहा है क्योंकि हमें केवल थिकनेस निकालनी है, थिकनेस मतलब एक सिंगल डायमेंशन की वैल्यू। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, सपोज दिस इज s, तो s इज इक्वल टू कितना होता है, r इंटू एंगल, तो कितना हो जाता है, r dx। ओके, थिकनेस हमारे पास हो जाती है, यानी कि इस रिंग का अगर मैं एरिया पूछूं तो एरिया होना चाहिए 2 पाई r dr, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियस ऑफ दिस रिंग, रेडियस हमने अभी भी निकाली कितनी थी, r साइन x, खुद देखो ना ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि हमने निकाली है, r साइन x, और थिकनेस, थिकनेस हमारे पास हो जाएगी r dx। तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन x और dx, ये हमारे पास आ जाएगा dA। हमें निकालना है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल हमारे पास हो जाएगा dA अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई साइन एक्स dx। ये सॉलिड एंगल यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन एक्स dx। तो 18.7 में हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं, डी सिग्मा चाहिए हमें, ये क्या निकाला है 18.7 से, किसने, डी सिग्मा, तो डी सिग्मा हमें 18.7 से देखना है ना, 18.7 से देख लीजिएगा आपका डी सिग्मा कितना था। हाँ, डी सिग्मा हमें मिला था, पहले तो डी सिग्मा देखना पड़ेगा यार मुझे, हमने क्या लिखा था, हमने डी सिग्मा कितना लिखा था, हाँ ये था हमारा, देखो ये ले रही हूँ 18.7 का, 2 पाई रो डी रो बाय डी एक्स और डी एक्स, है ना, 2 पाई रो डी रो अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ये था 18.7। इसमें हम क्या करेंगे, हमें निकालना है, किसकी वैल्यू पुट करेंगे यार हम, डी वैल्यू किसकी पुट करेंगे हम यहाँ पर, हाँ जस्ट अ मिनट,
वेरीफाई कर लेते हैं। ये बोल रहा है 18.8 में कि डी ओमेगा जो है, डी सिग्मा जो है इस तरह से दिया जाएगा, जबकि हमारा डी सिग्मा कितना है 2 पाई रो डी रो। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर ये 2 पाई रो डी रो की इक्वल आ जाता है तो हमारा काम हो जाएगा कि मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इक्वल है। अगर हम दोनों के एलएचएस, अगर हम दोनों के आरएचएस इक्वल कर देते हैं, तो मैं इसका आरएचएस देख रही हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, रो अपॉन साइन एक्स डी रो अपॉन डी एक्स डी ओमेगा, है ना, डी ओमेगा। और डी ओमेगा हमें अभी भी कितना मिला है यहाँ पे 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, आप देख लीजिए, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ रहा है 2 पाई रो डी रो। इसका मतलब 18.6 और 18.8 इक्वल है, दोनों का वैल्यू सेम है। ये यहाँ से ये डी ओ लिखा हुआ है, दिस इज डी ओमेगा सॉलिड एंगल। चलिए, ये हमारे पास डी सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, दैट्स इट। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अब हमें स्पेशल केस करने हैं कि हमारा जो स्कैटरिंग है वो किस टाइप के बॉडी से हो रहा है। तो प्रॉब्लम 1 जो है ये आपके पास एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन फॉर स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ परफेक्टली रिजिड स्फेयर ऑफ रेडियस ए। रेडियस ए से हमें स्कैटरिंग देखना है, जहां पे इंटरेक्शन कैसा है कि आर लेस देन ए में तो यू इन्फिनिटी है और आर ग्रेटर देन ए में यू इक्वल टू 0 है। तो डायग्राम देख लीजिए एक बार। ए रेडियस का एक रिजिड स्फेयर बनाया हुआ है, पार्टिकल आता है यहां से, और क्योंकि वो रिजिड है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। और वैसे भी ध्यान रखना, हमें ये बात पता है कि जो पोटेंशियल होता है, जिस तरह से हम r इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 लेते हैं, तो यहाँ क्या दिया गया है कि बाहर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। बाहर तो है आपका इक्वल टू 0 और अंदर है आपका इनफाइनाइट पोटेंशियल, क्योंकि जब इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है तो हमारा पार्टिकल वहां तक नहीं जा सकता है। इनफाइनाइट रिपल्शन लगेगा उससे, इस पे इतना रिपल्शन लगेगा तो वो कभी भी ए रेडियस के अंदर तो आएगा या नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना। तो इधर आया और इधर टकरा के यहाँ से इस पॉइंट पे टक्कर हुई और इधर चला गया। इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा ये का ही रहेगा और फाई नॉट हमारा वो का वही रहेगा। अब इस केस में सबसे पहले इन्होंने बोला है कि रो इज इक्वल्स टू ए साइन फाई नॉट। क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखा है, जस्ट अ मिनट। ये हमारा था रिजिड स्फेयर, ठीक है, हमें दिया गया है ये रेडियस ए है और यहां से पार्टिकल आया और ये वाली लेंथ है, ये हमें रो दे रखी है इम्पैक्ट पैरामीटर, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर तो यहाँ पे है, ओ पॉइंट पे है और उसकी स्कैटरिंग ए से हो गई तो इम्पैक्ट पैरामीटर वही होगा, रो होगा। अब मैं यहाँ से ओ से एक परपेंडिकुलर डालो, ये 90 बनेगा। इफ दिस इज एंगल फाई नॉट, तो आप बताइए मुझे, सपोज दिस इज बी, तो ए बी कितना, ए बी हमारे पास कितना है, रो है, साइन फाई नॉट लो, साइन फाई नॉट हो जाएगा ए बी अपॉन ओ ए। ए बी हमें ए बी हमें दिया हुआ है रो और ओ ए हमें दिया हुआ है ए, तो यहाँ से रिलेशन आ जाता है रो इज इक्वल्स टू ए साइन फाई नॉट। तो ये मैं बता देती हूँ आपको, ये लिख रहा है ए साइन फाई नॉट। फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि सबसे पहले देखिएगा शुरुआत में हमने बोला था एक्स इज इक्वल्स टू हमारा आया था पाई माइनस 2 फाई नॉट। यहाँ से 2 फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई माइनस एक्स, और फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 पाई माइनस एक्स। तो फाई नॉट की जगह आप रख सकते हैं 1/2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस x/2, और ये आपका हो जाएगा फाई नॉट। दोनों तरफ साइन लो, तो साइन फाई नॉट आपका आ रहा है साइन पाई/2 कितना होता है 90 माइनस x/2, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा cos x/2, तो a cos x/2। तो ये तो हमें क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस किसकी वैल्यू निकाली है हमने, हाँ हमने रो की वैल्यू निकाली है। हमारे पास रो आ चुका है a cos x/2, हमें रो की भी जरूरत पड़ेगी और हमें डी रो अपॉन डी एक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो डी रो अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये आ जाएगा कॉस का माइनस होता है तो माइनस का a/2 साइन x/2, केवल मैग्नीट्यूड लेना है हमें एक्सप्रेशन में, तो डी रो अपॉन डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा a/2 साइन x/2। कह रहा है कि 18.7 में और 18.8 में दोनों में अगर रखेंगे डी सिग्मा की ये वैल्यू, तो हमें 18.7 से तो ये मिलेगा और 18.8 से ये मिलेगा। तो मैं एक बार 18.7 और 18.8 जो है वो लिख लेती हूँ, है ना। 18.7 में हमारा डी सिग्मा कितना था, वापस जाना पड़ेगा ऊपर, हाँ 18.7 में तो हमारा था
2 पाई रो डी रो बाय डी एक्स और डी एक्स। 18.7 में था 2 पाई रो डी रो बाय डी एक्स इंटू डी एक्स। पहले तो इसमें वैल्यू रख सकते हैं। 2 पाई रो की वैल्यू कितनी है, ए साइन फाई नॉट, और डी रो सॉरी ए साइन सॉरी ये कितना है, 2 पाई रो की वैल्यू हमारे पास है ए कॉस एक्स बाई 2, और डी रो बाय डी एक्स हमने निकाला कितना था, डी रो बाय डी एक्स कितना था हमारे पास, हाँ डी रो बाय, मुझे ऊपर नहीं जाना है, रो इज इक्वल्स टू था ए कॉस एक्स बाई 2, तो डी रो बाय डी एक्स कितना आ जाएगा, ए बाई 2 साइन एक्स बाई 2, माइनस नहीं लिख रही हूँ, कितना आ जाएगा ए बाई 2 साइन एक्स बाई 2, और साथ में कितना है डी एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, पाई ए स्क्वायर कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। साइन ए कॉस ए कितना होता है, 2 sin x can be written as sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, sin x by 2, तो 1 by 2 पाई ए स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। 18.7 से तो डी सिग्मा ये मिल रहा है, वेरीफाई कर लेते हैं कि सही मिला है क्या, 1 by 2 पाई ए स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। हाँ ये रहा 1 by 2 पाई ए स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। 18.7 से तो सही मिल गया। 18.8 का देख लेते हैं, बोल रहा है 1 by 4 ए स्क्वायर डी ओमेगा मिलेगा। 18.4 से मिलेगा, लिख लेते हैं एक बार, 1 by 2 ए स्क्वायर डी ओमेगा मिलना चाहिए। सबसे पहले 18.7 पे चलो, 18.8 पे सॉरी, ये रहा 18.8 पे डी सिग्मा हमारा रो अपॉन साइन एक्स, रो अपॉन साइन एक्स डी रो अपॉन डी एक्स, साथ में है डी ओमेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रो की वैल्यू है ए कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स, डी रो अपॉन डी एक्स कितना है, डी रो अपॉन डी एक्स है हमारा ए बाई 2 साइन एक्स बाई 2, और साथ में कितना है डी ओमेगा। क्या करेंगे, इस साइन एक्स को फिर से रखते हैं, वन बाई टू बी है साइन एक्स बाई 2 डी ओमेगा अपॉन, ये नीचे 2 फैक्टर है उसको 2 को यहाँ लिख रहे हैं, इस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 4, ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो ये का भी स्क्वायर है, 1 बाई 4 ए स्क्वायर डी ओमेगा। यस, तो डी सिग्मा जो है हमारे पास वेरीफाई हो चुका है कि हमें वो मिलेगा। तो आई होप हम कहाँ तक पहुंच गए, हाँ यहाँ तक हम आ गए। नाउ इट इज द स्कैटरिंग, ठीक है। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग डी सिग्मा ओवर ऑल एंगल्स, देखो डी सिग्मा की वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं। डी सिग्मा हमारे पास कितना आया है, 1 बाई 4 ए स्क्वायर डी ओमेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि जो नॉर्मल एंगल होता है, ये तो हमारे पास 2D एंगल है और ये हमारे पास 3D एंगल होता है। नॉर्मल एंगल जो होता है वो उसकी रेंज 0 से लेके 2 पाई तक जाती है, कब, 2D के केस में, ये सर्कल में मिलता है हमें, और स्फेयर में हमें 3D में मिलता है, और उसकी जो मैक्सिमम एंगल होता है वो होता है 4 पाई। इसी रीजन से आपको समझा देती हूँ कैसे आता है ये। डी ओमेगा हमारे पास कितना था, डी ए अपॉन आर स्क्वायर मिला था ना, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एंगल आ जाएगा मान लीजिए ओमेगा, और डी ए, अगर वो एरिया जो आपने छोटा सा एलिमेंट लिया था आप उसको पूरा कवर करते हो तो एक गोला बनेगा, एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा, और स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया हमें पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे आर स्क्वायर है, तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है, 4 पाई। इसलिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सपोज इसके इंटीग्रेशन से मिलता है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, यहाँ से कितना मिलेगा, 1 बाई 4 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। डी ओमेगा की वैल्यू लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 टू 4 पाई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजिड स्फेयर के लिए, शायद 3 या 4 बार पूछा गया है पिछले 5 सालों में। दैट्स इट, ये हमें स्पेशल केसेस नहीं करने हैं लेबोरेटरी फ्रेम के लिए, मैं नहीं करने वाली हूँ ये, और काम का भी नहीं है, छोड़िए। प्रॉब्लम 2 जो है वो हम नहीं करेंगे, एक्सप्रेस द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, एग्जाम में नहीं पूछा गया है फिलहाल तो। प्रॉब्लम 3 जो है, प्रॉब्लम 3 में करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है यार।
बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये एग्जाम में आया हुआ है, सो हमें ये करना पड़ेगा। है माइनस n वाला पोर्शन फाइंड, नहीं नहीं ये नहीं पूछा गया है। गेटिंग द फील्ड u इज इक्वल्स टू, प्रॉब्लम 3 नहीं है यार, प्रॉब्लम 3 नहीं करना है। मैं देख लूंगी अगर प्रॉब्लम 3 आई होगी, शायद प्रॉब्लम 3 नहीं है ये, प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम 4 आई हुई है। सॉरी सॉरी, प्रॉब्लम 3 नहीं आया, प्रॉब्लम 4 आया है। प्रॉब्लम 4 और प्रॉब्लम 5 ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। सो प्रॉब्लम 4 और प्रॉब्लम 5 को हम कर लेते हैं। प्रॉब्लम 3 में देख लूंगी, अगर आया हुआ भी होगा तो वैसे भी हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वी विल डू द 5 इयर्स प्रॉब्लम्स। हम 5 साल के पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, तब कर लेंगे अगर छूट जाएगा तो कुछ भी, है ना। अभी मैं प्रॉब्लम 4 को और 5 को बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। 4 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन फॉर अ पार्टिकल टू फॉल टू द सेंटर ऑफ फील्ड u इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास ये कह रहा है कि आप एक पार्टिकल है जो इस पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है, और हम चाहते हैं कि इस, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का है, माइनस में है ना, तो इसका मतलब अट्रैक्शन होगा। तो सेंटर की तरफ अट्रैक्शन होते 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 हम चाहते हैं कि वो हमारा जो पार्टिकल है वो हमारे सेंटर पे गिर जाए, फॉल हो जाए। तो हमें ये अगर गिर जाता है, वो मान लीजिए गिर जाता है, तो हमें उस कंडीशन में इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो हम जानते हैं द पार्टिकल विच फॉल टू द सेंटर, पार्टिकल के सेंटर पे फॉल होने की जो कंडीशन है वो 14.11 सेक्शन में दी हुई है। तो प्रीवियस वीडियोस आप देखिएगा, 14.11 जो कंडीशन थी वो मैं आपको समझा देती हूँ क्या थी। किसी ये भी बोला था मैंने कि आपको कंडीशन निकालनी पड़ सकती है। कोई पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर आता आता सेंटर पे गिर जाए, उसके लिए कंडीशन हमने निकाली थी। कंडीशन ये थी आर स्क्वायर यू कहाँ पे, व्हेन आर टेंस टू 0 मस्ट बी लेस देन माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2m। ये मैंने डेरिवेशन करवा रखा है, सो डोंट थिंक ये कहाँ से आया है, आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए, हमें अब ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो u है वो कितना है, माइनस का अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो उसके लिए फॉल की कंडीशन तो ये ट्रू होनी चाहिए, तो लगाते हैं इसके अंदर। तो आर स्क्वायर यू की वैल्यू है माइनस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, दैट मस्ट बी लेस देन माइनस एम कितना है, एम रो वी इंफिनिटी का स्क्वायर अपॉन 2m। ये अभी अभी देखा था एम की वैल्यू होती है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू, शुड बी लेस देन माइनस 1/2 एम रो स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर, या फिर माइनस का 2 अल्फा लेस देन माइनस एम स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर। अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव से कैंसिल आउट करती हूँ तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो 2 अल्फा आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन एम रो स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर। कैसे, ये एग्जांपल देखिए, ये नंबर नेगेटिव में है, सो सपोज -3 ले लेते हैं, ये भी नेगेटिव में है, और लेकिन ये हमें पता है -2 बड़ा होता है और -3 छोटा होता है। लेकिन अगर नेगेटिव साइन हटा देते हैं, नेगेटिव साइन हटा देते हैं, तो जो 3 है वो 2 से बड़ा होता है। तो दोनों साइड के जब माइनस को हटाएंगे तो इसका साइन चेंज होके 3 ग्रेटर देन 2 आएगा। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ऐसे सिचुएशन में या फिर हम लिख सकते हैं 2 अल्फा अपॉन एम, एम को मैं नीचे लेके आ गई और इसको भी नीचे लेके आ जाओ, वी इंफिनिटी का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ग्रेटर देन रो स्क्वायर, उल्टा लिख दो, रो स्क्वायर लेस देन 2 अल्फा एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर, या रो मस्ट बी लेस देन रूट ऑफ 2 अल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी। यानी रो की वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। सपोज मैं अगर इसको बोल दूं रो मैक्सिमम, क्योंकि जो रो की वैल्यू है वो हमेशा इस क्वांटिटी से कम ही होनी चाहिए। यानी मैक्स टू मैक्स, लिमिटिंग केस में क्या होगा, ये रो की वैल्यू हमेशा अगर किसी एक क्वांटिटी से कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब रो की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, बस ये क्वांटिटी। इसका मतलब आपका जो रो मैक्सिमम है वो कितना हो सकता है, रूट ऑफ 2 अल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी स्क्वायर। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि बोला गया है ना रो की वैल्यू इस क्वांटिटी से कम होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हो सकती है। तो रो मैक्सिमम आते ही हमें क्या करना है, हमारा जो एरिया है, हमें हमें जो एरिया लेना है सिग्मा, वो हमारे कितना होता है, रो के करस्पॉन्डिंग, रो के करस्पॉन्डिंग हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जब हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर रो होता है, जब हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर रो होता है तो उसका एरिया कितना लिया जाता है, पाई इंटू रो स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए आपने कहा था यहाँ सर्कल है, यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, तो वो पार्टिकल जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर रो हो, अगर उसका इम्पैक्ट पैरामीटर रो है तो इस सर्कल से जितने भी पार्टिकल आएंगे वो आपके पास
इस डायरेक्शन में निकल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक निकलेंगे, करेक्ट। तो हमारे पास रो की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब स्कैटरिंग इसी एंगल से हो सकती है, तो रो की हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, तो हमारे पास जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना लेना पड़ेगा, इसी सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा, जो कि कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वो हमें कितना लेना पड़ेगा, पाई रो स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो सिग्मा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी पाई रो का मैक्सिमम स्क्वायर, यानी इसके ऊपर से फिर कोई भी पार्टिकल हमारे पास ऐसा नहीं होगा जिसका हमारे पास स्कैटरिंग होगी। तो पाई रो मैक्सिमम स्क्वायर कितना मिलेगा, पाई को रखो, रो मैक्सिमम का स्क्वायर कितना है, 2 अल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी स्क्वायर विच इज 2 पाई अल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है। लेट मी शो यू कि ये आंसर आ रहा है, ये देखो ये रहा जो हमने भी डिराइव किया है। सो ये कंडीशन भी हमें मिल गई थी 14.11 से, ठीक है, और इम्पैक्ट पैरामीटर है वो एक्सीड नहीं करेगा इस वैल्यू को, तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन आपका हो जाएगा ये। अब ये को 3 लाइन में कर रखा है, ये क्वेश्चन कहाँ से समझ में आएगा बच्चों को। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, और एग्जाम में पूछा गया है, सो आप इसको भूलना भी मत, है ना। सेम एज प्रॉब्लम 1, हमें सेम टू सेम करना है, मतलब इफेक्टिव मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन निकालना है, लेकिन इस बार हमारा जो फील्ड है वो माइनस एल्फा अपॉन आर की पावर एन है, जहां एन ग्रेटर देन 2 है और एल्फा ग्रेटर देन 0। हमें पता है ना इस कंडीशन में भी फॉल हो रहा था। फॉल करने की 2 कंडीशन हमने निकाली थी, या तो माइनस एल्फा अपॉन आर स्क्वायर था, या फिर माइनस एल्फा अपॉन आर की पावर एन था, जहां एन ग्रेटर देन 2 था, और ये हमने प्रूव किया था और एग्जाम में पूछा गया है। सो ये आपके पास आ जाएगा। इसके लिए हमें कंडीशन निकालनी है। कंडीशन क्या है, मतलब मैक्सिमम, ये देखो अरे यार इसका आंसर क्या है, हाँ ये है सिग्मा, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू ये है। चलो तो ये सिग्मा हमें प्रूव करना है, और ये मैंने कल पता नहीं कितना डेरिवेशन किया था, तब ये इसका आंसर आया था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर ये बोल रखा है द पार्टिकल विच फॉल टू द सेंटर आर दोज फॉर विच यू नॉट लेस देन ई, मतलब हमारे पास अगर हमें चाहिए कि पार्टिकल जो है वो सेंटर पे गिर जाए, तो ये तभी हो सकता है जब उस सेंटर का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पार्टिकल की एनर्जी को डोमिनेट कर जाए, और उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितना है हमारे पास, मान लीजिए यू नॉट, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अभी अपन, यू नॉट है, ये पार्टिकल की एनर्जी से कम ही होना चाहिए, यानी मैक्स टू मैक्स लिमिटिंग केस में ये उसके बराबर हो सकता है, पर उससे ज्यादा हमारे पास नहीं लेंगे। तो हम यू नॉट इक्वल टू ई वाली कंडीशन लेंगे, और उसी के करस्पॉन्डिंग जितना भी हमें रो मिलेगा वो रो मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे ये आता है, और यू इफेक्टिव जो है वो मैक्सिमम हमारे पास ये आता है, तो ये पूरा का पूरा ही करना पड़ेगा यार। देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आपको, इस क्वेश्चन में हमारे पास, हमें पता है कि U कितना होता है, U हमारे पास होता है एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ रखा हमने। क्वेश्चन में हमें U का एक्सप्रेशन दे रखा है माइनस एल्फा अपॉन आर की पावर n प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, और U इज इक्वल टू माइनस एल्फा अपॉन आर की पावर n प्लस m कितना है, m रो v इंफिनिटी का स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस एल्फा अपॉन आर की पावर n प्लस m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो अगर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो हमारे पास उसका पहला डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, डी यू बाई डी आर जीरो। तो ये जीरो करके हम सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसी आर को वापस यहाँ रखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी मिल जाएगी, मैक्सिमम। मेरे वीडियो के पीछे ही छुप रहा होगा, ऊपर जाने पे देख लेना। तो डी यू बाई डी आर निकालते हैं, मुझसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यार। सबसे पहले डी बाई डी आर में यहाँ पर देखो माइनस का अल्फा है, जब ये ऊपर जाएगा तो आर की पावर माइनस एन हो जाएगा, है ना, और माइनस आर की पावर माइनस एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ पे तो एम रो स्क्वायर वी इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन 2, ये तो कांस्टेंट है, केवल 1 बाय आर स्क्वायर का करना है, 1 बाय आर स्क्वायर का होता है माइनस का 2 बाय आर क्यूब। ठीक है, नाउ इसको हमें करना, जीरो करना है, मैंने जीरो कर दिया है, तो हमें यहां से मिलेगा एन एल्फा आर की पावर माइनस एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एम रो स्क्वायर वी इंफिनिटी अपॉन आर क्यूब। इस क्रॉस को उधर भेजोगे
तो आर की मतलब आर में ऑलरेडी -n+1 है, इस 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 भी हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा यहाँ -1 है यार, सॉरी, -1 है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का n+2, है ना? तो हमें मिल जाएगा n अल्फा r की पावर -n+2 इज इक्वल्स टू m रो स्क्वायर v इंफिनिटी का स्क्वायर। r की पावर -n-2 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू m रो स्क्वायर v इंफिनिटी का स्क्वायर अपॉन n अल्फा। अगर मैं इसको लिखूं r की पावर सिंपली n-2, तो ये क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हमने 1/r करके उसको उलट दिया है। तो ये हो जाएगा m रो स्क्वायर v इंफिनिटी का स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू निकालो, तो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में पावर ले लेते हैं 1/n-2, तो यहाँ तो हो जाएगा 1 और इस पे लग जाएगी पावर n अल्फा m रो स्क्वायर v इंफिनिटी का स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 1/n-2। क्लियर? चलिए, ये हमारे पास है। इसका मतलब इस r पे हमें इस r के ऊपर u की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, और वो हम निकालते हैं। तो u हमारे पास था, अभी r की वैल्यू पुट करेंगे, देखो r की पावर n प्लस m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। अब हम r की जो वैल्यू हमें ऊपर मिली है वो पुट कर देते हैं, तो मिलेगा माइनस का अल्फा अपॉन r की पावर n। r कितना हमारे पास, n अल्फा अपॉन m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर और इसकी पावर हमें ऑलरेडी देखो पावर 1/n-2 है, हमें क्या लगानी है, पावर n लगानी है। तो पावर टोटल कितनी हो जाएगी, n/n-2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर बाय 2, ये तो कांस्टेंट है। अब 1/r स्क्वायर है, 1/r का स्क्वायर है, r की वैल्यू कितनी है, n अल्फा अपॉन m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना है, ऑलरेडी इसकी पावर ये है और 2 पावर और लगानी है, तो 2/n-2 आ जाएगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, हमारा काम सिर्फ इतना ही है। अब इस क्वांटिटी को अगर मैं ऊपर भेजूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा की पावर n/n-2 और साथ में कितना है हमारे पास, माइनस का अल्फा प्लस m रो स्क्वायर v इंफिनिटी का स्क्वायर अपॉन n अल्फा और इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 2/n-2, साथ में हमारे पास है m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन 2। अब हम कॉमन लेते हैं ये पूरी क्वांटिटी, m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा की पावर n/n-2 कॉमन लेते हैं, तो इधर तो बचेगा माइनस अल्फा प्लस जिस भी टर्म को हम कॉमन लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा की पावर 2/n-2 पहले से है, जो टर्म हमने कॉमन ले लिया है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा की पावर n/n-2, साथ में आ रहा है m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन 2 जो कि पहले से है वेक्टर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। अब देखो ऊपर कितना है ऑलरेडी, 2/n-2, उसमें से माइनस कितना करना है, n/n-2, तो एलसीएम ले लेंगे n-2 और ये आ जाएगा 2 - n, तो ये हो जाएगा -1। इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -1। तो m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा की पावर n/n-2, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा की पावर -1, साथ में है m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन 2। पावर -1 का मतलब होता है उल्टा कर दो, माइनस अल्फा प्लस पावर -1 का मतलब इसको उल्टा कर दो, n अल्फा ऊपर चला जाएगा, m रो स्क्वायर v इंफिनिटी नीचे आ जाएगा और यहाँ बच रहा है m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन 2। चलिए, इस पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है, m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा की पावर n/n-2, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाय 2, अल्फा कॉमन आ सकता है ना, m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा की पावर n/n-2, अल्फा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा -1 प्लस n/2।
इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर ले लेंगे। मैं उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रही हूँ जिस फॉर्म में बुक में लिखा हुआ है, इसलिए कर रहे हैं, वरना हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है। 1/2 बाहर ले लेंगे तो इधर बचेगा n-2। दैट्स इट। ये हमारा है u की मैक्सिमम वैल्यू। मैं दिखा देती हूँ हमारे को u मैक्सिमम यही मिल रहा है क्या। ये रहा, देखिए ये लिखा हुआ है 1/2, ये रहा 1/2, फिर आपके लिखा हुआ है n-2, n-2, फिर यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास m रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा n, और इसकी पावर देखिए क्या लिखी हुई है, n अपॉन n-2। इसकी पावर है n अपॉन n-2, और अभी जब वीडियो करके जो हमने निकाला है ये एक्सप्रेशन भी ये का यही है। ओके, सो हम यहाँ तक आ चुके हैं, है ना। u मैक्सिमम हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, रो मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या लगानी है, u नॉट मस्ट बी इक्वल टू e। तो हमें u नॉट को e के इक्वल करना है, तो चलिए u नॉट को e के इक्वल कर देते हैं। तो हमें करना है u नॉट इज इक्वल टू e। u नॉट की मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1/2 n-2 अल्फा 1/2 m v इंफिनिटी स्क्वायर। देखो E की वैल्यू मैंने बताई थी ना शुरू में रदरफोर्ड स्कैटरिंग में कि E काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल लिख सकते हैं, तो 1/2 m v इंफिनिटी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाता है। हमें रो की वैल्यू चाहिए, तो रो स्क्वायर v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n अल्फा, और इसकी पावर है n अपॉन n-2, रिमेनिंग पार्ट को m v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n-2 इंटू अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर गायब करनी पड़ेगी, तो दोनों साइड में पावर ले लेते हैं n/2 अपॉन n, ताकि इधर 1 हो जाए और उधर वो पावर लग जाए, यानी इधर भी n-2 अपॉन n और इधर भी n-2 अपॉन n। तो इधर तो पावर 1 हो चुकी है, तो यही मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, रो स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो n अल्फा, यानी ये मैंने ऊपर भेजा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, m v इंफिनिटी स्क्वायर, साथ में हमारे पास है m v इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन n-2 अल्फा, और इसकी पावर है n-2 अपॉन n। ओके, तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये रो स्क्वायर है। सिग्मा अभी भी देखा था, मैक्सिमम इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, पाई रो स्क्वायर होता है, तो पाई रो मैक्सिमम का लेना है, और ये हमारे पास जो भी रो है वो मैक्सिमम आया है, क्योंकि नॉर्मली यू नॉट लेस देन ई होना चाहिए, हमारे पास यू नॉट इक्वल टू ई लिमिटिंग केस लिया हमने। करो इससे मल्टीप्लाई, पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई एन अल्फा अपॉन एम इनफिनिटी स्क्वायर, और यहाँ है एम वी इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन अल्फा n-2, और इसकी पावर है n-2 अपॉन n। ठीक है, अब देखो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करो, पाई n को एक बार एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना ना, एक चीज लिख रही हूं, अल्फा अपॉन, ये हमारे पास इधर है अल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी नॉट का स्क्वायर, करेक्ट। इसकी पावर यहाँ पे है 1, और अगर आप देखें तो इधर नीचे है अल्फा और इधर है एम वी इंफिनिटी स्क्वायर, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर पावर 1 है, और ब्रैकेट के अंदर अल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी की जो पावर है वो कितनी है, माइनस में n-2 अपॉन n है, क्योंकि इधर अल्फा ऊपर है इधर अल्फा नीचे है, तो इसकी पावर तो आप +1 ले रहे हो, और ये क्योंकि उल्टा है तो इस पावर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं अल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी की जो पावर है वो आपके पास हो जाएगी टोटल 1 माइनस n-2 अपॉन n, और साथ में ब्रैकेट में अंदर क्या बचा हुआ है, 1 अपॉन n-2, और उसकी पावर है n-2 अपॉन n, करेक्ट। चलिए, तो पाई n, इसको देखो सॉल्व करो, 1 माइनस n-2 अपॉन n, n माइनस n-2 अपॉन n, सॉरी n से n कैंसिल आउट हो जाएगा,
और यहाँ बचेगा प्लस का 2/n, तो इसकी पावर तो 2/n आ रही है, तो अल्फा अपॉन m v इन्फिनिटी स्क्वायर की पावर तो आ रही है 2/n। साथ में ये आपके पास 1/n/2 की पावर है ना। तो अगर हम इसे n-2 की पावर लेंगे तो आगे माइनस लग जाएगा, मतलब ये 1/n-2 की कुछ कुछ पावर है, अगर मैं n-2 की लूंगी तो मुझे आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो n-2 को आप ऊपर लिखोगे तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में कितनी पावर होगी आपके पास, माइनस में n-2/n पावर है, तो इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो 2 - n हो जाएगा, तो ये हो जाएगी पावर 2 - n/n। दैट्स इट, ये हमारे पास है सिग्मा मैक्सिमम इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम मिला कहाँ पे है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मिला हुआ आपको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पाई n, फिर लिखा हुआ है n-2 और उसकी पावर है 2 - n/n, 2 - n/n, और फिर यहाँ है अल्फा अपॉन m v इन्फिनिटी का स्क्वायर और इसकी पावर है 2/n, और अभी अभी जो हमें मिला है वो भी सेम टू सेम यही है। ओके, दिखा देती हूँ, ये देखो हमने भी ड्राइव कर लिया। दैट्स इट। चलो, ये था हमारे पास स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग के वो क्वेश्चन जो आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। प्रॉब्लम 7 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये कभी नहीं पूछी गई एग्जाम में, आपकी किस्मत खराब हो तो अभी पूछ जाए। स्कैटरिंग में हमारे पास नेक्स्ट है रदरफोर्ड फॉर्मूला। रदरफोर्ड फॉर्मूला वही है जो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा, लेकिन यहाँ का डेरिवेशन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, क्योंकि बुक ही हम वैसे ही रेफर कर रहे हैं जो अच्छा खासा लेवल है इसका। सो रदरफोर्ड में कुछ नहीं है, बस केवल गोल्ड के न्यूक्लियाई होते हैं और उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल आता है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर आते हैं, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो है अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, और अल्फा अपॉन आर स्क्वायर है तो जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, अल्फा बाय आर विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि रदरफोर्ड फॉर्मूला जो होता है उसमें अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन होता है, तो हमें u इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, अल्फा बाय आर, और इस कंडीशन में हमें 18.4 जो है 18.4 है, उसको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा। तो सबसे पहले आपको 18.4 वाली जो इक्वेशन है वो मैं बता देती हूँ। 18.4 हमारे पास मिलेगा, ये था 18.4, फाई नॉट इज इक्वल्स टू जो हमने अभी अभी निकाला था, रो बाय आर स्क्वायर, अभी भी तो नहीं, आज वाले लेक्चर में ही निकाला है, ये निकाला है मैंने शुरुआत में, देखना 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2u अपॉन एम वी इन्फिनिटी, स्कैटरिंग के स्टार्टिंग में निकाला था। अब इसमें क्या पुट करेंगे, u इज इक्वल्स टू प्लस का अल्फा अपॉन आर पुट करेंगे, तो हमारे पास फाई नॉट आ जाएगा रो अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, वाई अल्फा स्क्वायर, आई डिडंट अंडरस्टैंड, सिर्फ अल्फा ही तो आएगा, अल्फा अपॉन आर है ना, तो अल्फा अपॉन आर करना है हमें, तो माइनस का 2 अल्फा, अच्छा यू स्क्वायर था क्या, यू स्क्वायर तो नहीं था, तो माइनस का 2 अल्फा अपॉन आर करना है, तो एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर आर, देख लेना यू और उसकी पावर, है ना। तो ये इंटीग्रेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे, जो कि मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि पहली बार तो मैंने करके भी नहीं देखा इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा, बट मैंने पहले कहा था कि आपको इसको कॉस इनवर्स में, साइन इनवर्स में या टेन इनवर्स के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर रो का स्क्वायर। आप डायरेक्टली याद रख लो यार, इसको सॉल्व करने से हमें फाई जो है वो ये मिलेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास रो स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आएगी, ये रो स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग 10 स्क्वायर फाई नोट, बता देती हूँ कैसे आएगी। इस कॉस को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, कॉस फाई नोट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर रो अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर रो, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। कोस कितना होता है, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और या फिर लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
इस एक्सप्रेशन को अगर इस एक्सप्रेशन में कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करें, तो आपका जो हमारा जो बेस है वो कितना आ रहा है, अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर रो, और हमारा परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर हमारा आ रहा है 1। करेक्ट। ऐसे सिचुएशन में टेन फाइव नोट निकालते हैं। टेन फाइव नोट कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 अपॉन अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर रो, या एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर रो अपॉन 1। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, टेन फाइव नोट। अल्फा कहाँ गया, अल्फा ये रहा। ये टेन फाइव नोट है हमारे पास, है ना। तो या फिर हम लिख सकते हैं, ओके, यहां से रो की वैल्यू निकालो, अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन में टेन फाइव नॉट, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी इन्फिनिटी की पावर 4 टेन स्क्वायर फाइव नॉट। ये जो एक्सप्रेशन है वो मैंने अभी अभी आपको बुक से दिखाया था, देखो ये रहा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी इन्फिनिटी रेज़ पावर 4 टेन स्क्वायर फाइव नॉट। ठीक है, और फाइव नॉट की ये वैल्यू शुरू में बता चुकी हूं मैं, 2 बार आया था। हमारा एक्स कितना था सबसे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में पाई माइनस 2 फाइव नॉट। यहाँ से आप फाइव नॉट की वैल्यू निकालोगे, यू विल गेट दिस। तो अगर ये वैल्यू रखते हैं फाइव नॉट की यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, रखते हैं चलो। तो रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी इन्फिनिटी का स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, रो स्क्वायर, लेट मी शो यू, यस 19.1 आ चुका है हमारे पास। डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन 18.7 और 18.8 वी गेट डी सिग्मा दैट। ओके, कैसे आएगा, तो सबसे पहले हमें 18.7 और 18.8 दोनों में ही हमें रो की वैल्यू चाहिए, साथ में डी रो अपॉन डी एक्स का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ से रो निकालना पड़ेगा। रो कितना आ रहा है, अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी, यहाँ 4 है ना, यहाँ पर 4 है। अब हमें मिलेगा स्क्वायर कॉट एक्स बाय 2। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो रो तो हमारे पास ये आ चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी रो अपॉन डी एक्स। तो हमें अल्फा कांस्टेंट एम कांस्टेंट, ये कॉट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, नेगेटिव नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए, कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और साथ में एक्स बाय 2 का करना है, जो कितना आ जाएगा 1 बाय 2। ये हमारे पास डी रो। अब हम 18.7 पुट करते हैं। 18.7 में जो डी सिग्मा का फॉर्मूला था वो था 2 पाई रो डी रो अपॉन डी एक्स, साथ में था डी एक्स, ये तो था 18.7, है ना। 18.7 के अंदर हम पुट करते हैं तो 2 पाई रो कितना है, ओके रो है हमारा अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर कॉट एक्स बाय 2, फिर डी रो बाय डी एक्स, डी रो बाय डी एक्स भी कर देते हैं, कितना है अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, साथ में कितना है 1 बाय 2 और साथ में कितना है dx। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिल रहा है हमें, एक तो पाई मिलेगा, एज इट इज रखो, ये ब्रैकेट यहाँ पे और यहाँ पे सेम है तो इसका स्क्वायर कर दो, अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ कॉट एक्स बाय 2 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन, कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2। और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और साथ में कितना आ रहा है dx। पाई अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर का स्क्वायर, ये साइन और ये साइन का स्क्वायर, साइन क्यूब हो जाएगा, कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन क्यूब एक्स बाय 2 dx। तो 18.7 से तो डी सिग्मा मिल रहा है, ये देख लेते हैं यही मिल रहा है क्या हमें, देखो पाई अल्फा अपॉन एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाय 2 dx डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स बाय 2, जो कि हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये तो 18.7 से मिलेगा। 18.8 से हमें मिलेगा ये, 18.8 से, 18.8 था क्या, ओ माय गॉड 18.8, अब मैं नहीं लिखना चाहती यार, 18.8 क्या था हमारे पास, वो माय गॉड वो देखना पड़ेगा 18.8। 18.8 तो, अरे यार
18.8 देख लेते हैं यार, छोड़ो। ये रहा रो अपॉन साइन एक्स, रो अपॉन साइन एक्स, डी रो अपॉन डी एक्स, और साथ में डी ओमेगा। डी ओमेगा हमें पता था कितना है, 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो चलिए रो कितना है हमारे पास यहाँ पे, एल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू, नीचे साइन एक्स है, साइन उसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इस कॉट को भी क्या लिख देते हैं, कॉस बाय साइन कर देते हैं, है ना। तो कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। अब डी रो बाई डी एक्स कितना मिलेगा, डी रो बाई डी एक्स का हमारे पास आया था एल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर, साथ में था 1/2 कॉसेक स्क्वायर था, कॉसेक स्क्वायर को भी लिख रही हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1/2 कॉसेक स्क्वायर था, और साथ में हमारे पास है डी ओमेगा। डी ओमेगा कितना हो जाएगा, ओ शिट, नीचे वाले साइन को नहीं करना था, चलो यार, 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। आंसर इसी में है क्या, 19.2 निकालना है ना मैं तो, हाँ ये चाहिए मैं 19.3, चलो यार करना पड़ेगा। तो अल्फा वाले पार्ट का तो स्क्वायर कर देते हैं, ये मैंने एक्चुअली में किया नहीं है ना। तो अल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर है, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई हमारे पास है तो पाई रख लेते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, अच्छा कॉस से कॉस अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस तो इसमें आ ही नहीं रहा है, ओके सॉरी ये डी ओमेगा के टर्म में ही है, यहाँ पे डी ओमेगा है एज इट इज, डी ओमेगा है, वापस करती हूँ मैं एक बार ना, जस्ट अ मिनट। 18.8 में हमारा डी सिग्मा, सॉरी मैं आपका बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ क्योंकि ये मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही सॉल्व किया था यार, ये मुझे लगा ये वाला आया तो ये वाला भी आ जाएगा, है ना। कर देते हैं चलो, वैसे ये आपसे भी हो जाएगा अब तो, रो अपॉन साइन एक्स डी रो अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे था डी ओमेगा, आई जस्ट होप यही हो, ठीक है। डी ओमेगा को हमें टच नहीं करना है तो इसको एज इट इज रखना है, और ये हमारे पास आ जाएगा, रो कितना था हमारे पास, एल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी स्क्वायर कॉट एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स, डी रो अपॉन डी एक्स हमारे पास था एल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी स्क्वायर, साथ में है 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा डी ओमेगा, ठीक है। आई थिंक ये इसी से आ जाएगा। सबसे पहले अल्फा अपॉन एम वी इंफिनिटी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये तो पार्ट कट गया, ठीक है। कॉट एक्स बाई टू को हमें लिखना है क्या, साइन एक्स बाई टू, हाँ ठीक है लिख देते हैं, कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, 1 अपॉन इस साइन एक्स को लिखना पड़ेगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ आ रहा है कॉसेक स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ आ रहा है डी ओमेगा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो साइन पावर 4 चला जाएगा, एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर और 1/2, और ये आ जा रहा है साइन की पावर 4 एक्स बाई टू डी ओमेगा, हमें किस फॉर्मेट में दे रखा है, हाँ नीचे 4 आ रहा है यार, नीचे 4 कैसे आएगा, टू तो कैंसिल हुआ मेरा, नीचे 4 कैसे आएगा, ओके 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 ओके, एक 1/2 यहाँ पर है, ये छूट गया हमसे, और एक 1/2 यहाँ पर है, ये भी, तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4, इस 4 को हम अंदर ले लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 2m v इंफिनिटी का स्क्वायर 1 अपॉन साइन रेज टू पावर 4 x by 2 and d omega. Yes, this is called Rutherford scattering cross section. इसके आगे पूछे 19.3 आ गया, दिस इज कॉल्ड रदरफोर्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास रदरफोर्ड का फॉर्मूला हो गया।
अभी हमें नहीं करना है लैब में और उसमें नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही काफी है डेरिवेशन एग्जाम में। दैट्स इट, ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। यूनिट 1 के साथ साथ मैं जस्ट मिनट में आपको सिलेबस के टॉपिक बता देती हूँ कि कौन से हमने कवर कर लिए हैं और कौन से हमने नहीं किए हैं, और जो हमने नहीं किए हैं वो हमने क्यों नहीं किए हैं। हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस, जस्ट अ मिनट, कौन कौन से टॉपिक हैं देखो इसमें देगा। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, डन। देन है लाग्रांजेस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, डन। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, डन। लाग्रांजियन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये नहीं किया है। लाग्रांजियन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मैं इसको याद रखूंगी जब हम ये 5 इयर्स के पेपर करेंगे, तब मैं इसमें बता दूंगी, क्योंकि इसमें पूछा गया है 5 इयर्स में, है ना, तो ये मैं तब करवा दूंगी। मैं भूल गई, मतलब ये आता है पर मैं भूल गई, और अभी मुझे नहीं पता ये जेसी उपाध्याय से करवाना है या लैंडोल्फ से। सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज पढ़ चुके हैं हम, 3 टाइप की सिमेट्री और 3 टाइप के कंजर्वेशन लॉ। सेंट्रल फील्ड प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अभी आज पढ़ा है। रदरफोर्ड फॉर्मूला आज पढ़ा है। लैब एंड सी फ्रेम, जो कि कॉलिजन में आता है, एल एंड सी फ्रेम, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने बोला है भाई मेरे को खुद को पढ़ना पड़ेगा, तो मैं बाद में बता दूंगी। टू बॉडी प्रॉब्लम, ये कुछ नहीं है, रिड्यूस मास वाला कंसेप्ट है। दिस इज नथिंग बट रिड्यूस मास, जो कि हम कर चुके हैं। केपलर प्रॉब्लम भी हम कर चुके हैं। जनरलाइज मोमेंटम हमने नहीं किया है ना, जनरलाइज मोमेंटम हमने किया है क्या? हाँ वैसे कर रखा है, पर अलग से मैंने डेफिनेशन नहीं बताई थी बेसिकली जनरलाइज मोमेंटम की, बता दूंगी हैमिल्टोनियन में आएगा तब बता दूंगी, है ना। ये वैसे अपन ने कर लिया, पर मैंने उस टाइम स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये ही जनरलाइज मोमेंटम का एक्सप्रेशन है। और लास्ट है लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम पढ़ेंगे 4th यूनिट में। लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन ये दे रखा यूनिट 1 में है, लेकिन अब ये कवर कर लेंगे 4th यूनिट में। ओके, सो ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।